हेलो जेंटलमैन। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, ये मेरा गारंटी है। और अगर बच जाता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स आपका है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए और आपका डाउट एकदम हो जाएंगे क्लियर, कुछ डाउट बचेगा ही नहीं। और इसके बाद इस चैप्टर से अगर आपको कोई कुछ भी सवाल पूछे तो आप एकदम तुरंत कर लोगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में सारे कोर कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट सारे उठा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है क्या। हम जो भी सॉलिड्स को देखते हैं ना, और एक बात, आप चाहे तो इसका जो नोट्स है उसे आप प्रिंट आउट ले सकते हो, मैं आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस पीडीएफ का नोट, बराबर। और साथ ही साथ में आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हो अपने साथ में। चलिए फिर शुरू करते हैं फिर, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अभी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ये क्या होता है? ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वो भी प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमें विजिबल होता है, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं कि भाई अंदर वाले प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमें विजिबल होता है, जैसे लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, टूटना हो गया, जुड़ना हो गया, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। जुड़ना बात नहीं करेंगे, लेकिन टूटने का बात तो बराबर करेंगे। अब बात आती है सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या होता है? बचपन से पढ़े हुए, इसका अपना एक शेप होता है, बराबर, इसका अपना एक मास होता है, वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको बताया। अब देखो यहाँ पे जो सबसे जो मजेदार चीज है ना, हम देखते हैं कि जैसे गुलेल को अगर आप देखो, इस गुलेल को अगर हम स्ट्रेच करें, मतलब अगर हम इसको खींच ले, तो खींचने के बाद होता क्या है? खींचने के बाद इसको छोड़ दो, छोड़ने के बाद क्या होता है? अभी जो गुलेल खींचता है ना, सपोज यहाँ पे मैंने एक पत्थर रख दिया, तो ये क्या करेगा? जब मैं इसको खींच लूंगा, खींच के जब मैं छोड़ दूंगा तो पत्थर को अपने साथ फेंक देगा, बराबर। लेकिन इस दौरान क्या क्या हुआ जरा वो समझो। मैंने इसको खींचा, खींचने के बाद इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हुआ, वो भी हम इस चैप्टर के एंडिंग में निकाल लेंगे कि क्या एनर्जी स्टोर हुआ। और साथ ही साथ में जब ये रबड़ खींचा ना, खींचने के बाद तो दोबारा वापस आ गया, तो इसके अंदर कुछ तो चीजें है ना। यही जगह अगर आप एक कांच का टुकड़ा खींच लेते, या फिर सपोज आप एक आयरन का रॉड ही खींच लेते, आपके पास ताकत है नहीं, फिर भी आपने बहुत ताकत लगाया, उसको खींच लिया। खींचने बाद अगर जब आप इसको छोड़ोगे, क्या वो वहां पे रीगेन करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। तो यहाँ पे कुछ तो चीजें है, कुछ मटेरियल खींच जाता है, कुछ नहीं खींचता है। तो वो सारी जो डाउट है आज हम यहाँ पे लेने वाले हैं और एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। तो याद रखना। तो पहला बात देखो, जैसे वही जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं एक रबर को, तो ये क्या होता है? ये लंबा हो जाता है। लंबा होने के बाद जब हम इसमें से फोर्स रिमूव कर देते हैं तो ये क्या करता है? रीगेन करता है अपना ओरिजिनल शेप को। ऐसा भाई क्यों होता है वो भी हम पता करेंगे आज इस वीडियो में। उसके बाद अगर आप एक एल्यूमिनियम को देखो, ठीक है, अगर आप एक एल्यूमिनियम या फिर एक आयरन को ही ले लो, आप अगर इसके ऊपर आप बहुत ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हो तो आप इसको ऑब्वियसली मतलब लंबा भी कर सकते हो, या फिर चाहे तो बेंड भी कर सकते हो। लेकिन जब आप उसमें से फोर्स निकाल देते हो तो क्या होता है? क्या वो वापस आता है? नहीं आता है, वो तो ऐसे ही रह जाता है। तो यहाँ पे कुछ तो चक्कर है भाई, दोनों के दोनों सॉलिड्स ही हैं। आया बात समझ में? इसका भी डेफिनेट शेप है रबर का, इसका भी एक डेफिनेट शेप है एल्युमिनियम का, लेकिन भाई कुछ तो लोचा है कि वो रीगेन नहीं कर रहा है। तो आज ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके रेफरेंस के लिए आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हो, यहाँ पे जो भी लिखा है मैं नहीं बता रहा हूँ, फिर भी आप चाहे तो पढ़ सकते हो। अब चलो आगे आ जाते हैं। अब देखते थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जो भी विजिबल प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है। पहला तो है जगह इलास्टिसिटी। देखो भाई, इलास्टिसिटी एकदम सिंपल भाषा में ये है कि अगर आप उसमें फोर्स लगाओ, अब अगर आप उसमें क्या लगाओ, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट में क्या कर लो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाओ, ठीक है, लगाया आपने फोर्स, यहाँ भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ चाहे वहाँ लगाओ। अगर आप फोर्स लगाते हो तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? या तो लंबा होगा, अगर देखो अगर आप खींचोगे तो लंबा होगा, अगर आप दबाओगे तो छोटा होगा। मतलब आप क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। तो अगर आप फोर्स लगाते हो, बराबर, अगर आप फोर्स लगाते हो और उसके बाद जब आप इस फोर्स को निकाल देते हो, क्या कर लेते हो? जब आप इस फोर्स को निकाल लेते हो, डन, आपने इस फोर्स को निकाल लिया। निकालने के बाद ये अगर अपना ओरिजिनल शेप में आ गया तो हम उसे बोलेंगे हाँ भाई ये इलास्टिसिटी वाला प्रॉपर्टी शो कर रहा है। आया बात समझ में? कुछ मटेरियल शो करता है, कुछ नहीं करता है। तो डेफिनेशन क्या हो गया? इलास्टिसिटी इज ए प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ओरिजिनल शेप इज रीगेन्ड वंस द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड। बहुत ही आसान भाषा में, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दोगे तो जो मटेरियल जैसा था वो ऐसा ही बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्लास्टिसिटी की। ये देखो, ये इसका उल्टा है जरा सा। अभी देखो, आपने फिर से इसको फोर्स लगाया, क्या लगाया आपने? इसको फोर्स लगाया, ऑब्वियसली लंबा हो गया, या फिर इसको छोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इसमें से फोर्स निकाल देते हो ना, जब अभी देखो, अभी आपने क्या किया? अभी आप यहाँ पे फोर्स लगाना बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन आपने जब फोर्स लगाया था तब लंबा हुआ था ना, थोड़ा सा तो लंबा हुआ होगा। लेकिन जब आपने इसमें से फोर्स निकाल दिया तब भी ये वैसा ही रह गया, मतलब कि ये अपना ओरिजिनल शेप में नहीं आया। अगर वो अपना ओरिजिनल शेप में नहीं आया तो जो भी मटेरियल होता है उसके इस बीमारी को या फिर उसकी इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। या लिखा भी है
प्लास्टिसिटी इज रिवर्स ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब इलास्टिसिटी में क्या होता है, रीगेन कर लेता था, प्लास्टिसिटी में नहीं करेगा। उसके बाद लिखा है प्रॉपर्टी मींस परमानेंट डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन मतलब टूटना या फिर बिखरना या फिर खराब हो जाना। इसका मतलब क्या बोलता है प्लास्टिसिटी, कि इसमें परमानेंट डिफॉर्म हो चुका है, मतलब अभी वो लायक नहीं रहा, वो बिगड़ गया है, टूट गया है। उसके बाद लिखा है नेवर रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर फोर्स इज रिमूव्ड, मतलब फोर्स निकालने के बाद तो अपना रीगेन नहीं करने वाला है शेप को। एग्जांपल दिया है, टॉयज दिया है, बकेट बताया, आपको सही सारी चीजें पता है। अब बात कर लेंगे डक्टिलिटी, ये तो आपने क्लास 10 में पढ़ा भी है। डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, आप एक वायर को ना खींच के लंबा कर सकते हो, ठीक है ना, खींच के आप उसको लंबा भी कर सकते हो और उसको शॉर्ट मतलब पीट के पतला भी कर सकते हो। मेरे को पता है आप बोलोगे पीट के पतला करने का तो आपने मेलिएबल बोला था, लेकिन हाँ भाई वो क्लास 10 तक के लिए सीमित था, अभी हम क्लास 11 में हैं, हम यहाँ पे डक्टिलिटी में बहुत पढ़ेंगे। हाँ वायर को क्या कर सकते हैं, वायर नहीं मतलब हम कोई भी स्टील के, मतलब स्टील नहीं, कोई भी हम मेटल की चीज को खींच के लंबा कर सकते हैं। खींच के लंबा मतलब जितना खींचोगे उतना लंबा होते रहेगा, बराबर। या फिर आप उसको पीट के क्या कर सकते हो, पतला कर सकते हो, पीट के। ये दोनों प्रॉपर्टी किसके अंदर आती है, आपकी डक्टिलिटी के अंदर आती है। अब चलो ये तो बातें क्लियर हो गया। अब बात करेंगे स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ क्या होता है, एबिलिटी टू विथस्टैंड अप्लाइड स्ट्रेस विदाउट फेलियर। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रेस टर्म दिख रहा होगा, तो स्ट्रेस मतलब आप फिलहाल समझो बस, स्ट्रेस क्या होता है, हम जो फोर्स अप्लाइड करते हैं उसके वजह से जो फोर्स बॉडी में आता है। कुल मिला के बात ये रहेगा कि इसका कितना एबिलिटी है, इसके अंदर कितना ताकत है कि वो स्ट्रेस को झेल ले, मतलब जो अप्लाइड फोर्स है उसको झेल ले। यानी स्ट्रेस का मतलब वो नहीं होता है, मैं आगे बताऊंगा आपको। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगी कि कितना एबिलिटी उसके अंदर कि वो डिफॉर्म ना हो, मतलब वो टूटे नहीं, समझ रहे हो ना। सख्त बना बताता है वो कितना सख्त लौंडा है, वो बताता है उसका स्ट्रेंथ। सख्त लौंडिया भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ क्या बताता है कि वो अप्लाइड स्ट्रेस को कितना देर झेल सकता है विदाउट फेलियर, समझ रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात ये स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस एग्जैक्टली है क्या, तो यहाँ पे हमारी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। स्ट्रेस क्या होता है, एक तरह का फोर्स है, क्या है, एक तरह का फोर्स है, लेकिन ये फोर्स ना ही अप्लाइड है, ये फोर्स ना ही क्या है, इसे आप अप्लाइड फोर्स नहीं बोल सकते हो, इसे आप अप्लाइड फोर्स नहीं बोलोगे, बल्कि आप इसको क्या बोलोगे, रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलोगे, रिस्टोरिंग फोर्स। मतलब जब आप कोई चीज को कंप्रेस करोगे या फिर इलोंगेट करोगे, जरूरी नहीं है कंप्रेस और इलोंगेट करना, आप चाहे तो उसको मारो पीटो कुछ भी करो, तोड़ो मरोड़ो जो करना है करो, लेकिन उसके अंदर एक फोर्स डेवलप होता है। फोर्स उसको क्या करता है, वापस लेके आता है ना अपना ओरिजिनल शेप में। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स, जो फोर्स उसके अंदर जमा होता है, आप बोलोगे सर एनर्जी भी जमा होता है, हाँ भाई ऑब्वियसली फोर्स जमा हुआ है तो एनर्जी भी रहेगा। अगर कोई चीज में फोर्स लगाते हो तो मूव करता है, मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा। सिमिलरली अगर आप कोई चीज को कंप्रेस कर रहे हो या फिर इलोंगेट कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो बाय द वे, आप उसको लंबा कर रहे हो या फिर कंप्रेस कर रहे हो, मतलब आप उसमें फोर्स लगा रहे हो, लेकिन ये चीज तो मूव कर नहीं रहा है, तो उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होगा। हाँ भाई एकदम सच बात है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है। मतलब आप जब कोई चीज को कंप्रेस करते हो या एलोंगेट करते हो तो उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ फोर्स डेवलप होता है उसे हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे लिखा है, याद रखना, स्ट्रेस लिखोगे तो याद रखना एक चीज तो लिखना ही जरूरी है, स्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, एक तरह का फोर्स है, लेकिन एक किस तरह का फोर्स है, किस टाइप ऑफ फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है। चल बराबर, कितना, पर यूनिट एरिया। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ठीक है, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप इसमें फोर्स लगाते हो तो इसके अंदर में कुछ फोर्स डेवलप होगा। ये जो फोर्स होगा कितना है, इसके एरिया में डेवलप होगा, समझ रहे हो ना, इसके एरिया में डेवलप होगा, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या हो गया, कितना फोर्स डेवलप हुआ पर यूनिट एरिया। चलो ये बातें बराबर है। अब देखो, अब ये आगे लिखा है, whenever we apply external force on the body to change its shape, there is a restoring force that develop in the body in the opposite direction। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं स्प्रिंग वगैरह में। जैसे सिंपल सी बात है, अगर आप स्प्रिंग को आगे खींचते हो, अगर आप यहाँ पे खींचते हो स्प्रिंग को, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे। ये कितने के बराबर होगा, फोर्स मैंने जितना लगाया और इसका एरिया कितना है, और इसका डायरेक्शन बाय द वे क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा ऑपोजिट में। यहाँ तक बातें क्लियर है, तो ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पे एक्सप्रेशन फोर्स क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। आप चाहे तो ऐसा यूनिट भी कर सकते हो, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। या फिर भाई एक बंदे को हमने बताया कि भाई इसने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया होगा, बहुत ही फेमस बंदा है, पास्कल, या फिर आप उसे पास्कल भी कह सकते हो। जैसे फोर्स क्या होता है, केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसी तरह हम इसको भी बोल सकते हैं, जो अपना जो स्ट्रेस है, फोर्स पर यूनिट एरिया है, उसे आप चाहे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दो या फिर डायरेक्टली पास्कल लिख दो, सारे सही है। और मैंने डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख दिया है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। डन है, चलो आगे बढ़े। अभी बात आती है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की। यहाँ पे आप जरा फोकस रखना, ठीक है, ध्यान से जरा सुनना।
टाइप ऑफ स्ट्रेस और टाइप ऑफ स्ट्रेन। तो पहला बात, स्ट्रेस हम फोर्स लगाते हैं, जब हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, डिफॉर्म होगा। क्या होगा, डिफॉर्म। डिफॉर्म मतलब टूटेगा। जब हम देखो कोई चीज़ ऐसी पड़ा है ना, सपोज मेरा पेन है, मैं इसको ऐसे ही अगर रख दूँ तो टूटेगा क्या, या फिर मैं इसको भी तोड़ दूँ, नहीं तोड़ने नहीं वाला हूँ, अगर मैं इसको फोर्स लगाऊँ तो ये टूटेगा ना। तो इस टूटने को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल देते हैं जाके आपका, इसी को हम बोल देते हैं आपका स्ट्रेन। जब मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, जब मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगा दैट इज इसके अंदर कुछ एक फोर्स डेवलप होगा, उसका नाम है स्ट्रेस, और जब ये टूट जाएगा इसको हम बोलेंगे स्ट्रेन। क्या बात है, क्लियर है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस, मतलब आप कितने तरीके से बॉडी में फोर्स लगा सकते हो। आप जितने तरीके से फोर्स लगाओगे उतने तरीके से इसके अंदर क्या होगा, रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। तो आपके पास स्ट्रेस जो है ना, आप एक बॉडी में टोटल इन 3 तरीके से फोर्स लगा सकते हो, ठीक है। तो पहला आ जाता है लॉन्गिट्यूडनल। क्या आता है, लॉन्गिट्यूडनल, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलेंगे हम इसको, मतलब हम लॉन्गिट्यूडनली लगा रहे हैं। अब भाई लॉन्गिट्यूडनली क्या होता है, सर दिमाग खराब कर दिया आपने। देखो लॉन्गिट्यूडनली मतलब आप सेक्शन वाइज लगाओगे। कैसा लगाओगे, सेक्शन वाइज। अगर मान लो आपके पास एक वायर है, क्या है, वायर मानो या रॉड मानो, कुछ भी मानो, आपके पास 2 तरीका है। एक तो आप क्या कर दो, इसको लंबा तरीके से खींचो, समझ रहे हो ना, आप ऐसा करके खींचो, समझ रहे हो। 2 तरीके से आपको इसको खींच लो, लंबा से खींच लो। तो आप 2 तरीके से खींचोगे तो मतलब आप फोर्स कैसा लगा रहे हो, टेंजेंशियली लगा रहे हो। कैसा लगा रहे हो, टेंजेंशियली। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस बोल देंगे। आया बात समझ में। मतलब आप इसको जब लंबा तरीके से खींच रहे हो तो इसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो रहा है। वो फोर्स क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि आप इसको टेंजेंशियली खींच रहे हो। रेस्टोरिंग फोर्स को स्ट्रेस बोलते हैं, टेंजेंशियली आप खींच रहे हो तो कुल मिला के बोल दोगे टेंजेंशियल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप क्या करो, सेम बॉडी को रखो लेकिन इस बार आप इसको दबा दो। क्या कर दो, इसको आप दबा दो, समझ रहे हो ना। आप यहाँ पे बॉडी को पकड़ा, इसको आपने पकड़ के दबा दिया, एकदम जोर से दबा दिया। अब जब आपको आपने जब इसको जोर से दबाया तो इसके अंदर क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया, समझ रहे हो ना। इसके अंदर क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया, और कंप्रेशन की वजह से क्या हुआ, एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया। तो उसको हम क्या बोल देंगे, कंप्रेशन स्ट्रेस। आया बात, यहाँ तक बातें क्लियर है। दूसरा क्या हो सकता है कि आप उसको ना, दूसरा हो सकता है आप उसको पूरे तरीके से मत तोड़ो, इसको हम लोग बोल देंगे शेयर। क्या बोल देंगे, शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। आया बात समझ में, शेयर स्ट्रेस। ओ सॉरी, इसको एक गलती हो गया, यहाँ पे टेंजेंशियल नहीं लिखना है, इसे हम लोग बोल देंगे टेंसाइल बोल देते हैं। टेंजेंशियल में एक और है, इसे हम लोग बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। समझ रहे हो ना, जब आप उसको लंबा से खींचोगे तब उसको टेंसाइल बोलो आप, डन। तो शेयर स्ट्रेस का एक और नाम है टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, बराबर। अब भाई ये टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, आगे आपको इसका स्लाइड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल बस समझ जाओ। ये टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, सपोज आपके पास एक बॉडी है, बॉडी मान लो एक बटर का टुकड़ा है। क्या है, एक बटर का टुकड़ा, मक्खन, समझ रहे हो ना, कृष्ण जी का मक्खन रखा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप चाहे तो इसका एज में यहाँ पे आप फोर्स लगाओ। यहाँ पे जब आप एक कोने में फोर्स लगाओगे तो होगा क्या, ये धीरे धीरे ऐसे करके डिफॉर्म करने लगेगा, समझ रहे हो ना, ऐसा करके डिफॉर्म कर लेगा। ये जो मैंने शेडेड वाला किया है ना, ऐसा धीरे धीरे अपने आप को डिफॉर्म कर लेगा, हटा लेगा ना। तो आपने क्या किया, आपने क्या इस पूरा बॉडी में फोर्स लगाया, यहाँ पे तो आपने पूरी लगा रहे थे, आपने क्या किया, यहाँ पे जस्ट एक कोने में फोर्स लगाया, उसकी वजह से थोड़ा सा बेंड हो गया ना, थोड़ा सा बेंड हो गया। तो इसके अंदर क्या हो गया, अब ये क्या करेगा, अब ये चाहेगा कि वापस ऐसा आ जाए, जैसा था वैसा आ जाए, लेकिन वो जो आना चाहता है, क्यों आना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया। उस रेस्टोरिंग फोर्स का नाम क्या होगा, स्ट्रेस हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पे फोर्स कैसा लगाया था, इसको तोड़ने के लिए टेंजेंशियली लगाया था, या फिर इसको शेयर कह सकते हो आप। लेकिन फोर्स कैसे लगाया था मैंने, टेंजेंशियली लगाया था। तो इस तरह के अगर स्ट्रेस, मतलब इस तरह अगर आप कोई फोर्स अप्लाई करते हो, उसके वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसका नाम होता है शेयर स्ट्रेस। क्या होता है, शेयर स्ट्रेस, या फिर क्या बोलेंगे उसको हम लोग, टेंजेंशियल, टेंसाइल नहीं, क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस। याद रखना, टेंसाइल और टेंजेंशियल। टेंजेंशियल किस में लगता है, वो बटर के टुकड़े में, जिसको हम फोर्स लगाने बाद क्या होता है, हल्का सा टेढ़ा हो जाता है, फिर वो वापस आना चाहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस। और जो हम एक वायर में से अगर उसको लंबा से खींच दें तो उसमें क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। या फिर समझ रहे हो ना, लॉन्गिट्यूडनल, मतलब हम लोग उसको कोई लंबे चीज को 2 तरीके से खींच सकते हैं, या फिर खींच के फोर्स लगाओ, या फिर उसको दबा के लगाओ। इन दोनों को क्या बोलते हैं, टेंसाइल। जब अगर लंबा खींच रहे हो तो टेंसाइल, अगर आप दबा रहे हैं तो कंप्रेशन, डन। और यहाँ पे एक और चीज आता है जो होता है वॉल्यूमेट्रिक। इससे एक एक्सेप्शन है, इसको समझना जरा। एक होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इसमें बच्चों का ना बहुत डाउट होता है, क्योंकि चैप्टर के एंडिंग में जाते जाते वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को प्रेशर लिखते हैं। तो समझना जरा, सपोज मेरे पास एक बॉल है, क्या है, मेरे पास एक बॉल है, मैं इस बॉल को क्या करना चाहता हूँ, इसको दबाना चाहता हूँ। अभी सपोज आप जनरली समझो, अगर मेरे पास एक बॉल है, अगर मैं बॉल को यहाँ से दबाऊंगा तो क्या करेगा, बॉल यहाँ से बाहर नहीं आ जाएगा, समझ रहे हो ना। आप एक साइड में दबाओगे और एक साइड में निकल आएगा। या फिर समझ लो आपके पास कोई एक चीज़ है, या फिर मान लो आपके पास कोई एक
कोई एक समझ लो, आपके पास समझ लो कोई एक, ऐसा मान लो कोई एक आपके पास टुकड़ा है, अगर आप वो आपका चिंगम का टुकड़ा है, अगर आप उसको यहाँ से फोर्स लगाओगे, कहाँ से, यहाँ से फोर्स लगाओगे तो यहाँ से बाहर निकल आएगा ना। तो समझना ज़रा, हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेस क्या होता है, अप्लाइड फोर्स की वजह से जो रिस्टोरिंग फोर्स जमा होता है। लेकिन इस केस में भाई आप कहीं से भी फोर्स लगाओ, होता क्या है, वो एक न एक साइड से निकल ही जाएगा। तो असल में जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है ना, वो कब पॉसिबल हो सकता है, जब आपके पास इक्वली फोर्स लगाया जाए हर कोने से, इक्वली फोर्स लगाया जाए हर कोने से ओबीएस के सरफेस में। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, प्रेशर। क्या बोल देते हैं, प्रेशर। तो आप जो एक टेंसाइल, जो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पढ़ने वाले हो ना, असल में वो कौन कॉज करता है, आपका प्रेशर कॉज करता है। क्योंकि प्रेशर आपको इक्वली फोर्स अप्लाइड कर सकता है, अगर हम खुद से हथौड़े मार के करेंगे तो वो नहीं हो सकता है। इसको बस एक ही तरीके से कर सकता है, वो है प्रेशर। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में होता क्या है, बॉडी एकदम सिकुड़ जाता है, जिसके हर साइड में इक्वली प्रेशर लगता है, इक्वली फोर्स लगता है। लेकिन हम मैकेनिकली भाई कोई चीज़ हथौड़ा या थप्पड़ कुछ भी मार के इक्वली हर जगह फोर्स लगा नहीं सकता है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कॉज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है, या फिर अगर आप उसको प्रेशर ही कह दोगे तो सबसे बेटर है। आया बात है समझ में। अब देखते टाइप ऑफ स्ट्रेन, बराबर। अभी देखो लॉन्गिट्यूडनल मैंने स्ट्रेस लगाया था, समझ रहे हो ना, मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाया था। या तो इधर मैं इसको खींचूंगा, या फिर मैं इधर इसको क्या कर दूंगा, या फिर मैं इधर इसको कंप्रेस कर लूँगा। आया बात समझ में। या तो मैं उसको खींचूंगा जिसे मैं बोलूँगा टेंसाइल, या तो मैं उसको क्या कर लूँगा, कंप्रेस कर लूँगा जिसे मैं बोलूँगा कंप्रेशन। डन। अगर जब भी मैं ऐसा करूँगा, इसको खींचूंगा या फिर इसको दबाऊंगा, मतलब इसको दबाऊंगा या फिर खींचूंगा, तो बॉडी क्या हो जाएगा, पहले जैसा था वैसा रहेगा। अगर मैं इसको खींच दिया तो क्या हो जाएगा, पहले से लंबा हो जाएगा। अगर मैंने इसको दबा दिया, मोटा भी हो जाएगा और छोटा भी हो जाएगा। तो देखो ये सारा किसके कैटेगरी में आता है, ये सारा किसके कैटेगरी में आता है, लॉन्गिट्यूडनल के कैटेगरी में आता है ना। किसके कैटेगरी में आता है, लॉन्गिट्यूडनल के कैटेगरी में आता है। तो इस तरह के अगर हम लोग किस चॉइस को लंबा से खींचते हैं या फिर दबाते हैं, तो वो कौन सा कैटेगरी में आता है, लॉन्गिट्यूडनल के कैटेगरी में आता है। अगर उसके अंदर जो फोर्स डेवलप हो रहा है उसको हम बोलेंगे स्ट्रेस, और वो जितना टूटा है, दिख रहा है ना यहाँ पे जो डिफॉर्म हुआ है, ये जो देखो एक्स्ट्रा जो डिफॉर्म हुआ है ना, ये जो एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन हुआ है, जैसे इस केस में भी ये जो आपका जो छोटा हो गया ना, जो एक्स्ट्रा छोटा हो गया है ना, ये जो एक्स्ट्रा छोटा हो गया, जो पार्ट आपका जो छोटा हुआ है, ये क्या हुआ है, डिफॉर्म हो गया, मतलब यह खराब हो गया। पहले ऐसा तो नहीं था ना, पहले तो ऐसा था। ये जो डिफॉर्म हो गया ना, इसके मेजर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। क्या बोलते हैं हम इसको, स्ट्रेन बोलते हैं। मतलब वो कितना टूटा है उसको क्या बताते हैं हम, स्ट्रेन। लिखा है यहाँ पे, स्ट्रेन इज द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन, इट टेल्स अस हाउ एंड व्हाट चेंज टेक प्लेस व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेन। समझ रहे हो, स्ट्रेन मतलब इसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, इसके लेंथ में, ब्रेथ में, हाइट में क्या चेंजेस आते हैं जब हम उस पे स्ट्रेस लगाते हैं। जैसे ही स्ट्रेस लगेगा वो टूटने लगेगा, टूटने को हम स्ट्रेन बोलते हैं। आया बात समझ में। चलो, और यहाँ पे एक चीज देख लो, यहाँ पे देखो जैसे मैंने टेंजिएशन वाले में लगाया था, सपोज मेरा बॉडी ऐसे रखा है स्टार्टिंग में, और जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, कहाँ से, कोना से जब मैंने इसको फोर्स लगाया तो ये क्या हो गया, ऐसे करके टूट गया था ना, ऐसे करके टूट गया था ना। ये जो शेडेड वाला है ऐसे करके टूट गया था। ये जो ऐसे करके टूटा वाला है इसको हम क्या बोल देंगे, देखो यहाँ पे जो टूटा है क्या, इसका एंगल चेंज हो गया। पहले कितना था, पहले यहाँ पे तो 90 डिग्री था ना, लेकिन जब मैंने इसको दबाया तो यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ चेंज आ गया। इस चेंज को हम क्या बोल देंगे, इस चेंज को बोलेंगे हम किस तरह का, देखो ये हुआ किसके वजह से, शेयर या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस की वजह से हुआ। किसके वजह से हुआ है, टेंजेंशियल स्ट्रेस की वजह से हुआ। टेंजेंशियल स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ है, डिफॉर्म हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेन। चलो, यहाँ तक पूरा इंट्रोडक्शन अगर क्लियर है तो अब हम आगे मूव करने वाले हैं जहाँ पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बराबर। अब बात आती है, चलो अब आते हैं टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। एक तो है टेंसाइल स्ट्रेस, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। अब एकदम रिकैप कर लेंगे फटाफट। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, अगर आप इसको खींचते हो लंबा से, क्या करते हो, अगर आप इस तरह खींचते हो आप इसको, तो इसके अंदर क्या होता है, एक रेस्टोरिंग फोर्स जमा होता है। क्या हो जाता है इसके अंदर, एक रेस्टोरिंग फोर्स जमा होता है। इसी रेस्टोरिंग फोर्स को हम क्या बोल देंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। उसी का उल्टा, अगर आपके पास एक बॉडी है, अगर आप इसको क्या करते हो, दबाते हो, क्या करते हो, अगर आप इसको दबाते हो तो इसके अंदर क्या होगा, फिर से एक रेस्टोरिंग फोर्स जमा हो जाएगा। इस रेस्टोरिंग फोर्स का नाम आप क्या बताओगे, कंप्रेसिव, क्या बोलोगे आप, कंप्रेसिव स्ट्रेस, बराबर। आप चाहे तो बेटर नोट बना सकते हो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के दिया है, बस आपको क्या करना है, टाइप लिखना है, इसके बाद हेडिंग लिख देना है, उसके नीचे आप इसे लिख दो ड्राइंग बना के, बस बात खत्म, डन। टेंसाइल कंप्रेसिव खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अच्छा सुनो जरा, ये जो टाइप ऑफ जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था, मतलब क्या था, वो जो लंबापन है को आप या तो दबाओ या तो खींचो,
एक किसका, लॉन्गिट्यूडनल के अंदर था। जब हम इसको स्ट्रेन में पढ़ेंगे, एनी हाउ आप क्या कर रहे हो, उसका लेंथ को ही तो घटा रहे हो ना, एल फॉर लॉन्गिट्यूडनल, एल फॉर लेंथ, आप उसके लेंथ के साथ ही तो छेड़खानी कर रहे हो। तो इसका जो डिफॉर्मेशन जो है टूटेगा, किसमें टूटेगा, लेंथ में टूटेगा, बराबर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किसकी वजह से हो सकता है, पहला तो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से, किसकी वजह से, पहला कंपैरेटिव स्ट्रेस की वजह से, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से। क्या बात है, क्लियर है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दो तरीके से हो सकता है, या तो कंप्रेसिव स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से। अबे होता क्या है, मैंने लिख के दिया है कि कितना लेंथ में चेंज हुआ है, देख लो जरा, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। आया बात समझ में, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाओ या टेंसाइल स्ट्रेस लगाओ, उसकी वजह से जो उसका लेंथ में चेंज हुआ। सपोज मान लेते टेंसाइल वाले को हम खाली, अब मैंने यहाँ पे रखा, मैंने यहाँ लगाया, क्या दो तरफ से लगा दिया मैंने फोर्स, जैसे ही मैंने फोर्स लगाया क्या हो गया, थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ये जो लंबा हुआ है, ये जो लंबा हुआ है, लंबे में क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा पार्ट जमा हो गया ना, जिसे हम बोल रहे हैं चेंज, डेल्टा फॉर चेंज। तो चेंज इन जो एक्स है, इसी का मेजर को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बराबर। लेकिन हाँ अब देखो इंपॉर्टेंट वाला बात यहाँ पे क्या है कि हम इसे नापते कैसे, हम इसको परसेंटेज में नापते या फिर इसको रेशियो में नापते, कैसा, परसेंटेज या फिर रेशियो, बेटर रहेगा आप इसको रेशियो ही बोलो, परसेंटेज तो फिलहाल रहने देते हैं। अब देखो कैसे पता करेंगे, अभी देखो पहले मैंने क्या लिया था, पहले मैंने जो लेंथ लिया था उसका लेंथ कितना था, पहले मैंने जो दिया था उसका लेंथ था एल, अभी कितना बढ़ गया, डेल्टा एक्स बढ़ गया। तो हमें अभी पता करना है कि कितना चेंज हुआ है। अब देखो इसे कैसे करेंगे भाई, अभी मेरे पे कितना नया एक्स्ट्रा आया, डेल्टा एक्स एक्स्ट्रा वाले आए, पहले कितना था, एल था। तो ये जो मेजर होता है ना, अभी कितना है, अभी कितना बड़ा है, पहले कितना था, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको हम, इसी को बोलते हैं हम स्ट्रेन। और ये कौन सा स्ट्रेन हो गया आपका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फिर से जरा सुनना, मैंने क्या बोला, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एक रेशियो है, ये आपको क्या बताता है, कितना चेंज हुआ है अपन पहले कितना था, या फिर सिंपल बोलो में, अभी आपको नया कितना मिला है और पहले कितना था, उसी के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल क्या था, अच्छा सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, डेल्टा एल क्या हो गया आपका, डेल्टा एल मतलब कितना चेंज हुआ, कितना चेंज एक्स्ट्रा हुआ है, पहले कितना था, जैसे ही आप फोर्स लगाओगे सम सॉर्ट ऑफ चेंज होगा। अभी वो जो चेंज कितना हुआ है उसको अगर आप डिवाइड कर देते हो ओरिजिनल कितना था, तो आपको क्या मिल जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिल जाएगा। अभी जरा देखो यहाँ मैंने डेल्टा एल के बारे में बताया जरा सा, अब इसको थोड़ा समझो, ये बहुत ही ईजी चीज़ है, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे बॉडी रखा था, डन। अब देखो सपोज इसके लेंथ कितना था, 10 सेंटीमीटर रहा होगा सपोज, मानने में क्या दिक्कत है। अब जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो मान लो कितना हो गया, मान लेते कि 15 सेंटीमीटर हो गया, कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। तो अगर मैंने बोलूँ कि भाई बताओ ज़रा इसमें चेंज कितना हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, सर मेरे पास अभी कितना है, मेरे पास अभी कितना है, अभी मेरे पास फाइनल कितना हुआ माइनस इनिशियल कितना था, ऐसे ही आप बताओगे ना। तो अभी मेरे पास फाइनल कितना है, अभी मेरे पास फाइनल 15 सेंटीमीटर का मिला है, मैंने शुरू किया था 10 को लेके, तो मेरा चेंज कितना सेंटीमीटर का हुआ भाई, 5 सेंटीमीटर का। तो यही आपको क्या बताता है, डेल्टा एल। तो इसी को बोलते हैं डेल्टा एल। आया बात समझ में। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, कितना चेंज लेंथ में हुआ है अपॉन कितना था, इसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और अगर हम इसकी रेशियो की, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो हाँ भाई इसका कोई यूनिट नहीं होता है, और ये क्या होता है, रेशियो के फॉर्म में होता है, जो दूसरे चीज़ों को हमें कंपेयर करने में हेल्प करता है। आया बात है समझ में, आगे बढ़ लेते हैं। अब बात आता है टेंजेंशियल या फिर शेयरिंग स्ट्रेस। अभी देखो टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस फिर से एक बार रिकैप कर लेंगे। सपोज मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक बटर है, क्या है, मेरे पास एक बटर का टुकड़ा है। अब जैसे ही मैं इसको फोर्स लगाऊंगा, कहाँ से, जैसे ही मैं इसको यहाँ से फोर्स लगाऊंगा, दिख रहा है ना, मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, जैसे ही मैं इसको यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ तो कहाँ मूव कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन इसका जो पीछे वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा ना, क्योंकि मैं यहाँ तो फोर्स लगा नहीं रहा हूँ, तो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अभी देखो जब मैं इसका ऊपर में, जस्ट मैं ऊपर में टेंजेंशियली फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, जस्ट यहाँ पे टेंजेंशियली फोर्स लगने वाला है। जब मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो इसका अपर वाला पार्ट क्या करेगा, थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। आया समझ में। और अगर आप ओरिजिनल के कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो आपको यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ एक्स मिलेगा, कि मतलब क्या था, पहले ऐसा रहा होगा, उसके बाद हल्का सा एक्स यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया होगा। आया बात समझ में, थोड़ा सा टिल्ट हो गया होगा ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने टेंजेंशियली फोर्स लगाया तो हल्का सा डिफॉर्म हो गया। तो इस तरह के डिफॉर्मेशन को
रिस्टोर करने के लिए बॉडी अपने अंदर एक स्ट्रेस डेवलप करेगा जिसका नाम क्या रहेगा हमारा, टेंजेंशियल या फिर शेयरिंग स्ट्रेस। आया बातें समझ में, बराबर ना। चलो इसका भी देखो, अभी जब भी स्ट्रेस बोला है ना, स्ट्रेस बोला है मतलब इसका भी अगर मैं बोलूँ शेयरिंग स्ट्रेस कितना होगा, शेयर स्ट्रेस कितना होगा, ये भी आपका उतना ही होगा स्ट्रेस के बराबर। कितना फोर्स डेवलप हुआ है पर यूनिट एरिया में, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या फोर्स मैंने थोड़ा अलग तरीके से लगाया है। आया बात समझ में। और इसमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मैंने बताया ना फ्रिक्शन आपको पीछे की तरफ खींचने वाला है, आप यहाँ टेंजेंशियली फोर्स आगे लगा रहे हो तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आपको लगेगा एक कोना पीछे जा रहा है और एक कोना आगे जा रहा है। चलो यहाँ तक बातें क्लियर। अभी इसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा उसका नाम क्या हो जाएगा अपना, शेयरिंग स्ट्रेन या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेन। अब इसे कैसे पता करना है जरा देखते हैं हम। डन। अब मैंने यहाँ पे लिखा है शेयरिंग स्ट्रेस क्या है, जो डिफॉर्मेशन हुआ है, आप चाहे उसको रीड कर सकते हो। अब देखो, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया था, तो बॉडी आगे चली गया, फ्रिक्शन की वजह से पीछे आने लग गया। अगर आप देखो पहले यहाँ पे कितना था, पहले यहाँ पे एंगल कितना था, 90 था, बॉडी एकदम खुश था। अब यहाँ पे एंगल कितना हुआ, सम सॉर्ट ऑफ एंगल थीटा में चेंज हुआ है, आया है कि नहीं। तो यहाँ पे जो आपका थीटा है ना, जितना चेंज यहाँ पे हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेन, कि कितना डिफॉर्मेशन हुआ है। अब बाय द वे आप इसको निकालोगे कैसे, आप मान लो पहले आपके पास जो बॉक्स था ना, पहले आपके पास ये जो बॉक्स था उसका हेच क्या था, उसका हाइट क्या था, हेच था, इसको लेंथ मान लो क्योंकि मैंने वहाँ पे एल लिखा है, ये क्या था, एल था, बराबर है। अभी देखो पहले इसका ये कितना था, इसका लेंथ एल था। अभी मैंने क्या कर दिया, इसको धक्का दिया, कितना धक्का दिया, उसकी वजह से थोड़ा एक्स अमाउंट ऑफ चेंज हो गया। तो इसका मुझे क्या निकालूँ तो मिल जाएगा, मैं अगर यहाँ पे थीटा निकाल दूँ मुझे पता चल जाएगा कि कितना डिफॉर्म हुआ है। आप थीटा निकालोगे, आपके पास क्या है, थीटा का ऑपोजिट में क्या हो जाता है, अगर आप देखो ट्रिग्नोमेट्री तो क्या हो जाएगा, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री देखो, आजा भाई आजा, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री देखो, ये आपका थीटा है, थीटा का ऑपोजिट में क्या होता है, परपेंडिकुलर। डन है ना। तो थीटा की इसके ऑपोजिट में परपेंडिकुलर जो कि एक्स है, और इसका बेस क्या होता है, जो यहाँ पे दिया है जो बेस, इसका बेस क्या है, एल है। तो मुझे थीटा निकालना है, तो कहीं ना कहीं हम tan थीटा निकाल लेंगे, कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई लेंथ। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर, इस केस में परपेंडिकुलर क्या है हमारा, इस केस में परपेंडिकुलर क्या था हमारा, अरे भाई रुक जा भाई, अरे भाई रुको रुको रुको, हाँ इस केस में हमारा परपेंडिकुलर क्या था, एक्स था, कितना था, एक्स था। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, tan थीटा किसके बराबर है, एक्स अपॉन एल, किसके बराबर है, एक्स अपॉन एल। अब याद रखना ये जो डिफॉर्मेशन होता है ना, आप सिंपल सी बात है, आप क्या करना, एक आयरन का टुकड़ा या फिर एक बटर को लेना, हल्का सा फोर्स लगाना, क्या आपको विजिबल दिखेगा, क्या आपको थीटा दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। मतलब यहाँ पे थीटा क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, लगभग 0 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन 0 नहीं होता है, लगभग 0 के आसपास होता है, समझ ऐसा 0.001 इस तरह बहुत ही छोटा होता है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह के बहुत ही छोटे एंगल को हम बोलते हैं पैरेक्सियल एंगल। क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल, स्पेलिंग गलती हो गई शायद, पैरेक्सियल एंगल बोलते हैं। आया बात समझ में, इस तरह के छोटे एंगल को हम क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल एंगल। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो पता है, tan थीटा को थीटा के बराबर भी आप लिख सकते हो, और अपना tan थीटा कितना आया था, x/l आया था। तो ये होता है कि आपके बॉडी के अंदर कितना ज़्यादा टेंजेंशियल डिफॉर्मेशन या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेन डेवलप हुआ है, या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हो, शेयरिंग स्ट्रेन भी आप बोल सकते हो। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है। चलो आगे बढ़े फिर। अभी आता है भाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या फिर प्रेशर के बारे में। अब देखो मैंने बताया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, अभी आपको कोई चीज़ को छोटा करना है तो आपको इक्वली प्रेशर लगाना, मतलब इक्वली फोर्स लगाना होगा। वो बस एक ही चीज़ कर सकता है दुनिया में, वो क्या है, प्रेशर। आया समझ में ना, वो कौन कर सकता है, प्रेशर। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम प्रेशर भी बोलते हैं। ये बातें क्लियर है। अब देखो अभी जब हम इस पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगाएंगे, जब हम इक्वली फोर्स लगाएंगे हर डायरेक्शन में से, तो इसके अंदर क्या होगा, एक डिफॉर्मेशन भी होगा। क्या होगा, इसके अंदर एक डिफॉर्मेशन होगा, मतलब है अपना ओरिजिनल शेप को चेंज करेगा। इस डिफॉर्मेशन को हम क्या बोल देंगे, स्ट्रेन बोलेंगे। लेकिन ये क्यों हुआ, वॉल्यूम में हुआ, वॉल्यूम स्ट्रेस की वजह से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक, इसका नाम क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चलो अब हमारी बात आती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो मैंने वहाँ पे बढ़ा दिया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हुक्स लॉ की। किसकी बात करते हैं, हुक्स लॉ। भाई ये हुक्स ने क्या बताया, भाई ये हुक्स ने क्या बताया हमें। अगर आपको याद होगा जब आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जब आपने ये वाला पढ़ा था ना, वर्क एनर्जी थ्योरम वाला, तो आपने क्या पढ़ा था, उस वहाँ पे बताया था आपका जो भी एक स्प्रिंग के अंदर, याद करो, स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स डेवलप होता है किसके बराबर होता है, स्ट्रेस के बराबर, मतलब उसके कितना आपने स्ट्रेच किया उसके बराबर। मतलब अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, अगर आपने उसको खींच दिया, कितना खींच दिया, एक्स अमाउंट ऑफ खींच दिया, तो इसके अंदर जो फोर्स डेवलप होगा किसके बराबर रहेगा, जितना आपने खींचा है उसके ऊपर, मतलब डायरेक्टली डिपेंड करेगा। ज़्यादा खींचोगे ज़्यादा फोर्स आएगा, कम खींचोगे कम फोर्स आएगा। ये तो आपको पता है, डन है। तो यही चीज़ को यहाँ पे
इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी में बताया गया। अगर आप देखो यहाँ पे जो फोर्स है ना, यहाँ पे हम इस फोर्स की बात करेंगे कि स्ट्रेस की बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जब फोर्स लगा रहे हैं ये तो रेस्टोरिंग फोर्स था ना। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे जो फोर्स था वो क्या था, रेस्टोरिंग फोर्स, और हमें यहाँ पे पता है रेस्टोरिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। और यहाँ पे जो डेल एक्स हुआ था ये क्या था, डिफॉर्मेशन था ना, कहीं ना कहीं लंबा होना, टूटना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। आया बात है समझ में। तो हुक्स ने देखो वहाँ पे जो हुक्स लॉ था यहाँ पे भी हुक्स लॉ वही है, बस इसको अलग टर्म पे लिखा जा रहा है और कुछ नहीं। तो ये क्या बताता है, आपका जो स्ट्रेस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के बराबर। अब मैंने बता दिया यहाँ पे आप जो फोर्स अप्लाई करोगे वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कितना फोर्स उसके अंदर रेस्टोर होगा, मतलब जमा होगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा आप उसको कितना स्ट्रेस कर रहे हो। आया बात समझ में। अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा स्ट्रेच होगा, ज़्यादा स्ट्रेच होगा तो ज़्यादा रेस्टोरिंग फोर्स भी डेवलप होगा, लेकिन एक लिमिट तक ज़्यादा नहीं लगा देना, फिर वो टूट जाएगा। उसकी बात भी हम करेंगे। आया बात समझ में। चलो यहाँ तक बातें क्लियर है। तो वही हुक्स लॉ को यहाँ पे दोबारा लिखा गया बट इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो ये क्या बोलता है, जो जितना आप स्ट्रेस लगाओगे उतना ही आपका स्ट्रेन होगा, और यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो के मिलेगा, और वहाँ पे उस के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोल रहे थे या फिर स्प्रिंग का रेजिस्टेंस बोल रहे थे, और यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपके टिप के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब बैटरी पोटेंशियल बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, V इजिकल टू आई आर लिखते थे ना आप, तो यहाँ पे R क्या था, रेजिस्टेंस था ना, R क्या था, रेजिस्टेंस, रुकावटें था। उसी तरह सेम यहाँ पे स्ट्रेस इजिकल टू के इंटू स्ट्रेन। अगर आप देखो ये कहीं ना कहीं V के बराबर लिख सकते हो, इसको कहीं ना कहीं I के बराबर। ये के क्या है, एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, हाँ या ना, एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी टू डिफॉर्मेशन, मतलब समझ रहे हो ना, रेजिस्टिविटी ऑफ डिफॉर्मेशन। आया बात समझ में। इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ डिफॉर्मेशन। डन। हम इसको आगे बात करेंगे। तो यहाँ तक इसकी ज्ञान थी, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हो, एकदम इजी, एकदम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आप इसको आराम से चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो कि बहुत ही एक फेवरेट टॉपिक है टीचर लोगों का, सीबीएसई के लिए खास करके इसमें से क्वेश्चन हमेशा उठता है। तो आप देखो ज़रा इसमें होता क्या है। सपोज मान लो कि मेरे पास एक वायर है, क्या है, एक वायर है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, क्या लगाया, मैंने इस पर फोर्स लगाया, ये सम सॉर्ट ऑफ लंबा भी हो गया, डन। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें से क्या कर दिया, जैसे ही मैंने इसमें से क्या लगाया, जैसे ही मैंने इसमें से फोर्स हटा दिया, जैसे ही मैंने इसमें से फोर्स हटा दिया, तो ये क्या कर लिया, अपना जो ओरिजिनल शेप है ना, अपना जो ओरिजिनल शेप है, जैसे ही मैंने इसमें से फोर्स लगाया तो अपना ओरिजिनल शेप को दोबारा रीगेन कर लिया, डन। तो ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बार बार लगा सकता हूँ। मैं एक बार लगाया, फिर बंद कर दिया, फिर थोड़ा लंबा हो गया, उसके बाद मैंने फिर लगाया, फिर थोड़ा लंबा हो गया। आया बात समझ में। तो ऐसा कर करके मैंने क्या किया, मैं लगाते गया, ये लंबा हुआ, फिर छोटा हो गया, लंबा हुआ, फिर छोटा हुआ, लंबा हुआ, फिर छोटा हुआ। ऐसा कर करके आप देख सकते हो एक सम सर्टेन हद होता है, वहाँ तक अगर आप फोर्स लगाओगे फिर छोड़ दोगे तो रीगेन कर लेगा, फिर फोर्स लगाओगे फिर छोड़ दोगे तो रीगेन कर लेगा। समझ रहे हो ना। तो ये जो स्ट्रेस है ना, मतलब वो क्या करे, इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब क्या, वो डिफॉर्म नहीं हो रहा है, अपना शेप को रीगेन कर रहा है। तो अगर देखो मैं स्ट्रेस मतलब क्या हो गया, स्ट्रेस मतलब आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर आप यहाँ देखो स्ट्रेस लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं डेल एक्स की बात कर रहा है वो। एनीहाउ रेशियो निकालना है तो एल भी लग देंगे। आया बात समझ में। तो यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ डिफॉर्म हो रहा है लेकिन वापस आ रहा है। ऐसा करते 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 मैंने एक लिमिट तक फोर्स लगाया, समझ रहे हो, उसको मैंने बोला इलास्टिक लिमिट। ये सब प्रैक्टिकली किया जाता है, ठीक है, वो वेट डाल डाल के बनाते हैं इस ग्राफ को, डन। तो ये होता है इलास्टिक लिमिट। जब इस लिमिट तक पहुँच गया ना, तो मैंने क्या देखा कि इस लिमिट के बाद ना बॉडी और रीगेन नहीं हो रहा है, मतलब इस लिमिटेड फोर्स के बाद बॉडी वापस नहीं आ रहा है, मतलब बॉडी या फिर आपका जो भी वायर रहेगा, जो मटेरियल रहेगा, वो अपना वापस शेप में नहीं आ रहा है। वो क्या कर रहा है, वहाँ पे रुक जा रहा है। उसके बाद आप फोर्स लगा रहे हो, उसके बाद आप फोर्स देखो, आपने इस लिमिट तक फोर्स लगा दिया, आपने इस लिमिट तक फोर्स लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जब आप फोर्स निकाल देते हो तब भी बॉडी कैसा, ऐसा ही रहता है, वो वापस नहीं आ रहा है, यहाँ तक रुक गया। तो मैंने क्या बोला, हाँ भाई इसका इलास्टिक लिमिट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद और इलास्टिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। लेकिन एक सर्टेन लिमिट ये भी होता है, एक मतलब ये क्या बोलेंगे, एरर टाइप का बोल सकते हो, कि हम लोग एग्जैक्ट तो नहीं पता होता है ना, थोड़ा बहुत तो हेर फेर हो ही जाता है। तो मैंने बी से सी तक एक लिया है। यहाँ भी देखो भाई इलास्टिक प्रॉपर्टी को शो करता है, लेकिन इलास्टिक प्रॉपर्टी को शो करता है लेकिन वापस नहीं आता है। अब देखो सी से शुरू होता है। अब सी से क्या होता है आप देख सकते हो, आपका देखो यहाँ पे आपने जो अप्लाइड फोर्स किया था या फिर रेस्टोरिंग फोर्स है, वो क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स आपका कहीं ना कहीं यहाँ सेम है। आया बात समझ में, आपका रेस्टोरिंग फोर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे सेम है।
लेकिन बॉडी क्या कर रहा है, धीरे 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 डिफॉर्म कर रहा है, दिख रहा है ना, धीरे 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 डिफॉर्म कर रहा है। डन। तो ये जो डिफॉर्म होता है ना यहाँ से यहाँ, खास करके सी से डी, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बिहेवियर बोलते हैं। इसका मतलब होता है यहाँ पे आप चाहे तो स्ट्रेस, यहाँ पे आप स्ट्रेस लगाओ या फिर ना लगाओ या फिर उतना कम भी लगाओ, फिर भी क्या करेगा, बॉडी आपका डिफॉर्म करते रहेगा। समझ रहे हो ना, चिंगम के माफिक, एक सर्टेन लेंथ तक खींच लो, उसके बाद नहीं खींचने की जरूरत नहीं, अपना आप बेचारा नीचे से गिरते रहता है। तो ये क्या शो कर रहा है, आपका प्लास्टिक बिहेवियर। और फाइनली जब ई में पहुंच गया तो ये क्या हो गया, फ्रैक्चर पॉइंट हो गया। डन। तो याद रखना जो पहला O2B है, क्या O2B है, यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे इलास्टिक बिहेवियर शो करता है। और हमने हुक्स लॉ पढ़ा था, हुक्स लॉ कहाँ, इलास्टिक बिहेवियर में बस एप्लीकेबल है। इसका मतलब क्या है, ये जो 0 to B वाला सीन है, इसमें क्या होता है, आपका जो स्ट्रेस होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बराबर, स्ट्रेन के बराबर। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, ईल्ड पॉइंट। ये ईल्ड पॉइंट क्या है जरा पता करते हैं, ठीक है, पता नहीं करते बस बताते हैं, वो तो पता ऑलरेडी करके रखे वो लोग, हमें बस बताना है। अब देखो ये ईल्ड पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे मैंने देखा था ना कि मैंने फोर्स लगाया फिर छोड़ दिया वापस आ गया, लगाया फोर्स फिर छोड़ दिया वापस आ गया, फिर फोर्स लगाया फिर छोड़ दिया वापस आ गया। अब देखो एक सर्टेन लिमिट तक था, वहाँ पे मैंने फोर्स लगाया और वापस नहीं आया। तो ईल्ड पॉइंट क्या होता है, बी पॉइंट को, मतलब ईल्ड पॉइंट का मतलब क्या होता है, इलास्टिक लिमिट। क्या होता है इसका मतलब, इलास्टिक लिमिट। आया बात समझ में, इसका नाम क्या होता है, इलास्टिक लिमिट होता है। समझ रहे हो ना, उसका मतलब वही होता है, इलास्टिक लिमिट। अब देखो ये जो इलास्टिक लिमिट था, यहाँ पे एक सम सॉर्ट ऑफ फोर्स भी था ना, ये दिख रहा है ना, इसके करस्पॉन्डिंग में एक सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस था ना, स्ट्रेस। इसी स्ट्रेस को हम पता है क्या बोलते हैं, इसी स्ट्रेस को हम बोल देते हैं क्या था, यील्ड स्ट्रेंथ। क्या बोल देते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। आया समझ में। स्ट्रेंथ क्या था, अगर हमने वहाँ पे पढ़ा था, स्ट्रेंथ क्या बताता है हमें कि रेस्टोरिंग फोर्स को झेलने की क्षमता या फिर रेस्टोरिंग फोर्स झेल के डिफॉर्म ना होना, उसी को स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपका एस वाई का वैल्यू आएगा ना, जो एक आपका स्ट्रेस का जो एक वैल्यू आएगा, स्ट्रेस का वैल्यू आएगा वाई एक्सिस में, उसे हम क्या बोल देंगे, यील्ड स्ट्रेंथ। हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। अब देखो आप परमानेंट सेटअप कब बोलोगे, परमानेंट सेटअप तब बोलोगे जब क्या करेगा, जब ये जो आपका बॉडी है ना, आपने जो मटेरियल को लिया होगा, जब आपने उसको खींचने के बाद जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हुआ ना, क्या शुरू हुआ, जब आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हुआ, जब आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब क्या है, अभी आप स्ट्रेस, अभी आप फोर्स लगाओ ना लगाओ तब भी वो टूट रहा है। जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो शुरू हुआ आपका ना, आपका जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हुआ, उसी को जहाँ पे शुरू होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट सेट। जहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हुआ है उसी का नाम क्या हो जाता है, आपका परमानेंट सेट हो जाता है। अब सुनो, अब ये बात आता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है बी में, आया समझ में, डी सॉरी, ये क्या हो जाता है आपका, डी पॉइंट होता है। परमानेंट सेट अगर आपसे पूछे तो आप क्या लिख देना, सी में होता है। डन है। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है आपका, ये वो पॉइंट है जिसके बाद बॉडी टूट जाता है। क्या हो जाता है, जिसके बाद बॉडी टूट जाता है, मतलब वही उसका लिमिट है, उसके बाद वो टिकेगा ही नहीं, उसके बाद वो टूट जाएगा। समझ लो, डी पॉइंट था ना, ई में तो फ्रैक्चर ही हो गया था, डी में क्या है, डी में पता चल गया कि भाई जैसे कोई मरता है तो हमें पता होता है ना कि थोड़ा देर पहले क्या मरने वाला है, उसी तरह जो डी पॉइंट है वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। मतलब समझ लो ना, ये जो पॉइंट है ना ये अल्टीमेट है, इसके बाद क्या है, इसको टूटना ही टूटना है, इसके बाद आप कुछ करोगे ना करोगे टूटने ही वाला है, या फिर आपने थोड़ा बहुत भी कुछ कर दिया तब भी ये टूट जाएगा। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसके रिलेटेड जो भी सारे नोट्स है मैं आपको आगे यहाँ पे दिया है, ठीक है, यहाँ पे आगे दिए, आप इसको चाहे तो बढ़िया से नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे सारी चीजें मैंने कवर किया है। डन। अब आ जाते हैं कंक्लूजन में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। डन है। अभी देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट ब्रिटल है, क्या है, ब्रिटल, तो यहाँ पे मैं फिर से ग्राफ बना देता हूँ, यहाँ पे इसके लिए वाला ग्राफ बना देता हूँ। तो हमने देखा था फोर्स लगा रहे हो, बढ़ रहा है, उसके बाद बी तक पहुँचा, उसके बाद आगे जाके ऐसा करके जाके टूट गया था। और यहाँ पे अगर आपको याद होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको याद होगा, दिख रहा है ये डी और ई, ये तो पॉइंट दिख रहा है ना, डी और ई, यहाँ पे था ना अपना डी और यहाँ पे था ई। मैंने डी को क्या बोल दिया था, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और अपना ई क्या था, फ्रैक्चर पॉइंट। आया बात समझ में, ये क्या था अपना फ्रैक्चर पॉइंट। अब तुम्हें यहाँ पे याद क्या रखना है, ये डी और ई में खास तुम्हें याद क्या रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट ब्रिटल है, क्या है, ब्रिटल, जैसे आपका ग्लास वगैरह, समझ रहे हो ना, ग्लास जिसको मतलब तुरंत टूट जाता है, ग्लास हो गया, मतलब
वो कोई भी चीज़ें हो सकता है जो तुरंत टूट जाता है, समझ रहे हो ना आप उसको, मतलब ग्लास को देख लो, अगर उसको नीचे फेंकोगे तो तुरंत टूट जाएगा। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ब्रिटल रहा तो उसका डी और ई क्या रहेगा, बहुत ही क्लोज रहेंगे। क्या रहेंगे, बहुत ही क्लोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, ठीक है, इसे याद रखना, इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। देन जब डी और ई बहुत ही नज़दीक रहेगा तो वो कौन सा मटेरियल रहेगा, या फिर अगर आप एक ग्राफ बनाओ जिसमें आपको ये 2 पॉइंट बहुत ही नज़दीक मिल रहा है तो आपको वो मटेरियल आपका कौन सा मटेरियल रहेगा, ब्रिटल रहेगा, जैसे ग्लास वगैरह। देन यहाँ पे एक और बात आता है, ये वाला, तो इसका ग्राफ फिर से बना लेते हैं। ये अपना क्या था, यहाँ पे था अपना स्ट्रेस और यहाँ पे था स्ट्रेन। अगर इस ग्राफ को हम बनाते हैं तो सेम एक सर्टेन लिमिट तक मिला, हमें मिलने के बाद ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, फिर हमें यहाँ मिल गया डी, और देखो यहाँ आके कहीं मिला ई। तो भाई यहाँ पे तो डी और ई में काफ़ी डिस्टेंस है ना, तो अगर ऐसा टाइप का आपको ग्राफ मिला जिसमें डी और ई में क्या है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ऐसा आपको ग्राफ मिला जिसमें डी और ई में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ये जो मटेरियल का ग्राफ रहेगा ना, वो मटेरियल क्या होगा आपका, डक्टाइल होगा। क्या होगा, डक्टाइल, मतलब खींचने पे लंबा होता है। आया समझ में, मेटल वगैरह खास करके दिख रहा है ना, ये क्या होता है, डक्टाइल होता है, मतलब इसको खींचोगे तो आप लंबा होगा, काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा। मतलब अगर डी और ई बहुत ही दूर दूर में रहा तो आपका मटेरियल क्या रहेगा, डक्टाइल रहेगा। डन है। और यहाँ पे एक लिमिटेशन भी, अच्छा चलो एक और टॉपिक बाकी रहेगा, उसे भी कंप्लीट करवा देते हैं। कहाँ पे करवाएं, यहाँ पे करवा देते, चलो जगह भी नहीं है, यहाँ देख लो। अगर आप कोई ग्राफ बनाओ, ठीक है, अगर आप कोई ग्राफ बनाओ जिसका इलास्टिक लिमिट बहुत ज़्यादा है, क्या है, इलास्टिक लिमिट बहुत ज़्यादा है, बाकी सब ना के बराबर हो, लेकिन इसका इलास्टिक लिमिट दिख रहा है ना, आगे ऊपर जा भी नहीं रहा है, इसका इलास्टिक लिमिट क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, दिख रहा है ना इलास्टिक लिमिट। ये तो आपका स्ट्रेस था, ये आपका स्ट्रेन था, इलास्टिक लिमिट काफ़ी ज़्यादा लंबा है ना, तो इस तरह के मटेरियल को हम क्या बोलते थे पता है, इस तरह के मटेरियल को हम बोलते हैं जाके कि ये इलास्टिक मटेरियल है। क्या है, ये आपका इलास्टिक मटेरियल है। क्या है, इलास्टिक मटेरियल, जैसे कि आपका रबर। आया बात समझ में। तो यहाँ पे 3 चीज़ें याद रखना, अगर डी और ई काफ़ी क्लोज है तो उसको आप क्या बोल दोगे, किस तरह का मटेरियल है वो ब्रिटल है। क्या है, ब्रिटल। अगर डी और ई काफ़ी दूर दूर है तो आप उसको क्या बोल देना, वो डक्टाइल मेटल है। आया बात समझ में। और अगर इलास्टिक पॉइंट मतलब कौन सा आपका, इलास्टिक पॉइंट मतलब आपका O2B, अगर O2B बहुत दूर में है, O2B अगर बहुत दूर में, या फिर O2A बोलो, जो बोलो, O2B अगर बहुत लंबा है तो आप बोलोगे वो किस तरह का मटेरियल है, वो आपका इलास्टिक मटेरियल है। डन। अब देखो, हर कोई बोलता है कि भाई एक्सेप्शन खाली किस में है, केमिस्ट्री में। यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, सुनो ज़रा। अभी देखो, जैसे हमने ग्राफ पढ़ा था, ग्राफ कैसा होता था, ऐसा बढ़ता था, बढ़ने के बाद क्या होता, धीरे धीरे फ्रैक्चर पॉइंट की ओर बढ़ता था ना। लेकिन इंसान, हमारे अंदर जो हार्ट होता है ना, हार्ट में जो अरोटा होता है ना, क्या होता है, हार्ट में जो अरोटा, समझ रहे हो ना, अरोटा जो क्या कैरी करता है आपका, अरोटा आपका क्या कैरी करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है ना। अगर आप उसका ग्राफ बनाओगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बनाओगे उस चीज़ का, तो आपको एक ग्राफ कैसा दिखना चाहिए था, ऐसे बड़ा बड़ा बड़ा, उसके बाद ऐसे होकर डाउन होना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं। इसमें क्या होता है, एक सर्टेन लिमिट में ना डिफॉर्मेशन फिक्स हो जाता है। इसका मतलब है आप जितना भी चाहे स्ट्रेस बढ़ाओ, डिफॉर्मेशन उतना ही रहेगा, आगे और डिफॉर्म नहीं होता है वो। आया बात समझ में। एक एक्सेप्शन है, किसका है, अरोटा है, अपने इंसान का होता है ना, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम कैरी करते हैं, जो नस वगैरह होता है ना, पैरों में हम काट लेते हैं ना, नस, ये वाला नस, ठीक है ना। यहाँ तक बातें क्लियर है। एक एक्सेप्शन है, याद रखना इसको, कि अरोटा में भाई वैसा नहीं होता है, JEE वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी देखते इलास्टिक मॉडुलस वगैरह। अब सुनो, इलास्टिक मॉडुलस, तो मैंने बताया था मॉडुलस, अगर मैंने देखो, मैंने लिखा था हुक्स लॉ में, क्या लिखा था, हुक्स लॉ में क्या लिख दिया था भाई, स्ट्रेस किसके बराबर होता है, जितना स्ट्रेस लगाओगे उतना मतलब जितना स्ट्रेन होगा उतना ही, जितना फोर्स लगाओगे उतना क्या होगा, लेंथ लंबा होगा। मतलब फोर्स, अप्लाइड फोर्स, स्ट्रेस, डिफॉर्म हुआ, लेंथ लंबा होना, स्ट्रेन। उसके बाद मैंने क्या बताया था, इसको हटाओगे तो इजिकल टू के स्ट्रेन आएगा। कहीं ना कहीं हमने इसको ओम्स लॉ के साथ कंपेयर किया था, वहाँ पे R रेजिस्टेंस था, यहाँ पे के आया, तो यहाँ पे के होता, के क्या था, एक रेजिस्टेंस टाइप का बिहेव कर रहा था, जिसका हमने नाम क्या दिया था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर इलास्टिक मॉडुलस आप बोल लो। डन है। अब देखो टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलस, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको एकदम बढ़िया से समझा दूंगा, इसको बस देखना, एकदम बढ़िया से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं बचेगा। डन। अब देखो टाइप ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। अभी देखो, अगर आपको याद होगा हमने कितने तरह के स्ट्रेस लगाए थे, एक क्या था अपना लॉन्गिट्यूडनल, बढ़िया से लिख देता हूँ, एक क्या था अपना लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, एक क्या था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और एक क्या था आपका टेंजेंशियल, क्या था टेंजेंशियल
या फिर शियर स्ट्रेस, याद आ रहा है, शियर स्ट्रेस लगाया था। और एक क्या लगाया था मैंने, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, जिसको मैंने क्या बताया था, बेटर है आप उसको क्या बोलो, प्रेशर बोल दो। यहाँ तक हमने किया था। फिर इसमें डिफॉर्मेशन भी हुआ था। इसमें जो डिफॉर्मेशन हुआ था उसका नाम क्या था आपका, इसमें जो डिफॉर्मेशन उसका नाम क्या था, दिया था आपने, उसका नाम दिया था आपने, सर ये कहीं ना कहीं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है कि नहीं, आपने वही बताया था ना, कहीं ना कहीं STRAIN, कहीं ना कहीं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। टेंजेंशियल लगाया था, आपने क्या बोला, सर कहीं ना कहीं वो क्या रहेगा, कहीं ना कहीं नहीं, कन्फर्म है, वो क्या है आपका टेंजेंशियल स्ट्रेन है या फिर शियर स्ट्रेन है। लगाओगे आप टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस बनेगा क्या, टेंजेंशियल स्ट्रेन डिफॉर्म होने को। वॉल्यूमेट्रिक आपने स्ट्रेस लगाया था, डिफॉर्मेशन का नाम क्या दिया था आपने, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, हाँ या ना, यहाँ तक बातें याद है। तो अब सुनो, अब मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखूंगा, वही चीज़ को आपको समझना है, डन है। अभी देखो, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, मैंने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाया था, उसकी वजह से क्या हुआ था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हुआ था ना। तो इसको भी कहीं ना कहीं लिखूँ तो मैं LS = KL स्ट्रेन लिख सकता हूँ ना, आया बात समझ में। तो यहाँ पे भी एक K का वैल्यू आ सकता है, जिसे आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिख सकते हो। और ई जो K है ना, अगर आप लॉन्गिट्यूडनली स्ट्रेस कर रहे हो, कंप्रेशन कर रहे हो, या फिर उसको टेंजेंशियल कर रहे हो, समझ रहे हो ना, अब उसको कंप्रेस कर रहे हो या फिर उसको खींच रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको एक K का वैल्यू मिलेगा ना। इस K को हम क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। आया बात समझ में, आगे इसका स्लाइड है, बात करेंगे, बस समझ जाओ फिलहाल। उसको क्या बोलेंगे हम, यंग्स मॉडुलस। जैसे इलास्टिक मॉडुलस था ना, वो सबके लिए एप्लीकेबल था, यूनिवर्सल था। और इसका नाम क्या होगा, अगर आप लंबा से खींच रहे हो और दबा रहे हो, तो तब वहाँ पे जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा उसका नाम क्या है, यंग्स मॉडुलस। अब बात करते हैं इसके बारे में, टेंजेंशियल। तो इसको हम लोग सेम यहाँ पे, अगर आप टेंजेंशियल स्ट्रेस लगा रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे, टेंजेंशियल स्ट्रेन, आप चाहे तो शेयर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंजेंशियल स्ट्रेन होगा। आप इसको यहाँ से हटाओगे, यहाँ पे एक अगेन एक K का वैल्यू आएगा, OT स्ट्रेन होगा। फिर आप यहाँ से K का रेशियो निकालोगे, क्या आएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन आ जाएगा, आएगा कि नहीं भाई। तो यहाँ पे जो एक K आया, इस K का क्या अलग पर्पज, इसने आपने इसको अलग से फोर्स लगाया था, समझ रहे हो ना, टेंजेंशियली फोर्स लगा रहे थे ना। तो इस K को आप क्या बोल दोगे, आप इसको बोल दोगे जाके टेंजेंशियल बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस। आप इसको क्या बोल दोगे, शियर मॉडुलस। क्या बोल दोगे आप इसको, शियर मॉडुलस। और इसको आप लिख दोगे इस बार G, क्या लिख दोगे, G। जैसे लास्ट बार इसको यंग मॉडुलस था, इसको किस से लिख देंगे, Y से। जैसे यहाँ पे इसका अलग से क्या नाम दे दोगे, क्योंकि ये अलग टाइप ऑफ फोर्स अप्लाइड करने की वजह से अलग तरह का डिफॉर्मेशन हुआ, तो इसका आपने नाम क्या दे दिया, शियर मॉडुलस। बस इस K का ही नाम आप इस K का एक अलग से नाम बोल रहे हो, शियर मॉडुलस, असल में है जाके K ही, डन। और उसको लिखोगे किससे, G से, डन। सेम बात कर लेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगाया तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, इसको प्रेशर कहना बेटर है। तो अगर मैं बोलूँ तो मैंने क्या लगाया था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, या फिर आप बोलो क्या लगाया था, बेटर क्या लगा, प्रेशर ही लिख देते, ठीक है। मैंने क्या लगाया था, प्रेशर लगाया था। उसकी वजह से हुआ क्या था, जितना मैंने प्रेशर लगाया उतना ही क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। अगर मैं यहाँ से इसको लिखूँ बराबर, तो मेरे प्रेशर अप्लाई करने की वजह से सम K कांस्टेंट आया, रेजिस्टेंस से जो तेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है। तो फिर मैं K किसके बराबर लिख सकता हूँ, प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, हाँ या ना। अभी ये जो K है ना, ये K को क्या पढ़े थे, इलास्टिक मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बट इस बार आप इस वॉल्यूमेट्रिक चेंज की वजह से आपने इसको एक नया नाम दिया, जिसका नाम हो जाएगा बल्क मॉडुलस। क्या नाम दे दिया आपने इसको, बल्क मॉडुलस। तो कहने का बात ये है, टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलस जो भी है वो आपका कंप्लीटली डिपेंड करता है आप उसमें फोर्स किस तरह से अप्लाई कर रहे हो, और उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स हो रहा है, जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, उसके अनुसार इसको कैटेगराइज किया गया है। तो पहले क्या था, अगर आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाते हो तो होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो उसमें जो आपका K का वैल्यू आएगा आप उसको बोलोगे यंग मॉडुलस है। फिर आप अगर टेंजेंशियली स्ट्रेस लगाते हो तो आपका होगा टेंजेंशियल डिफॉर्मेशन, उसकी वजह से आपको जो भी K का वैल्यू मिलेगा उसको आप क्या बोल दोगे, शेयर मॉडुलस, लिखोगे G से। वही अगर आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो कि प्रेशर है, अगर आप प्रेशर लगाते हो उसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वहां से अगर आप K निकालोगे तो उस K को आप क्या बोल दोगे, बल्क मॉडुलस। अगर आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ आया ना तो कमेंट भाई आज खोल के कर ही देना, आया बात समझ में। आओ आगे बढ़े। अब सुनो,
और जो यंग मॉडुलस लिखा है, अब तो भाई कहने का जरूरत नहीं है ना, तो यहाँ पे लिखा भी है देखो यंग मॉडुलस, जिसको किससे लिखते हैं हम, जिसको हम डिनोट करते हैं वाई से। ये क्या होता है, रेशियो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। तो भाई भी कर लेते हैं यंग मॉडुलस, हमने तो पूरा बढ़िया से निकाल के आया था ना, इसको कैसे किसके बराबर लिख सकते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन किसके बराबर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ऐसा बराबर लिख सकते हैं इसको, बराबर। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं, ये था मैंने, समझो मेरा एल था, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, आप चाहे तो कंप्रेशन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लेंथ क्या हो गया, थोड़ा सा लंबा हो गया, ये जो एक्स्ट्रा बढ़ा है इसको मैंने क्या बोल दिया, एल लेंथ बढ़ गया, सपोज स्मॉल ले, ठीक है, एल लेंथ बढ़ गया, डन। तो इसको क्या लिखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, कितना लेंथ एक्स्ट्रा आया अपॉन कितना था। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा एफ बाई ए इंटू कैपिटल एल ऊपर जाएगा, स्मॉल एल नीचे ही रह जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स आप इसको कर सकते हो, एफ एल बाई ए एल। तो ए आ गया क्या मेरा, यंग्स मॉडुलस, कोई टफ यूनिट कुछ नहीं है, ऐसा यूनिट भी दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सब आप कर सकते हो, डन है। आओ आगे बढ़े, अब देखें कि यंग मॉडुलस, देखो मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे जो यंग मॉडुलस या फिर आपका जो वहाँ पे जैसे बताया था ना, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, क्या वो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इसके बराबर ही नहीं था, कुछ ऐसे ही तो था ना, देखने में आया बात समझ में। तो मैंने क्या बताया था, जो स्ट्रेस होता है वो किसके बराबर, के स्ट्रेन के बराबर होता है, वहाँ पे के क्या है, सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस है, वहाँ पे वी इजिकल टू आई आर आया था ना, ये जो आर था क्या था, इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे के आया है, एक क्या होगा आपका मटेरियल का रेजिस्टेंस होगा, और किस चीज़ का रेजिस्टेंस होगा, डिफॉर्मेशन ना करने की। आया समझ में, जैसे आई के साथ आर लिखते थे, आर क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को कम करता है ना, उसी तरह के क्या है, एक रेजिस्टेंस है, वो क्या करेगा, स्ट्रेन को कम करेगा, स्ट्रेन मतलब डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन कम कैसे करेगा, अपने आप को डिफॉर्म मतलब ना करके। तो यहाँ पे जो आपका के होता है वो डिफॉर्मेशन ना होने की क्षमता को बताता है, या फिर रेजिस्टेंस बताता है, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। कि क्या बताता है आपको, सिंपल भाषा में अगर बोल दे तो रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। आया बात है समझ में, आओ आगे देखें। अब देखो नोट, मेटल्स हैव कंपैरेटिवली ग्रेटर यंग मॉडुलस। ऑब्वियसली मेटल क्या होता है, हम लोग कितना भी उसको मारे पीटे बेचारा टूटता नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है डिफॉर्मेशन से। टू चेंज इट लेंथ इसलिए अगर हमें इसका टू चेंज द लेंथ ऑफ मेटल, अगर हमें इसका लेंथ को चेंज करना पड़े तो हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। चलो एक और लिख देते हैं, देखते। इन इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन स्टील इज प्रीफर्ड ओवर कॉपर। हम इंडस्ट्री में स्टील को ज़्यादा प्रीफर करते हैं कॉपर के कंपेयर में। क्यों भाई, ऐसा क्या है? ऑब्वियसली स्टील का यंग मॉडुलस ज़्यादा है, कॉपर का कम है। यंग मॉडुलस मतलब रेजिस्टेंस, स्टील रेजिस्टेंस ज़्यादा शो करता है, मतलब अपने आप को तोड़ना नहीं चाहता है। वही अपना कॉपर क्या करता है, हाँ भाई तोड़ना है तो तोड़ दे, मतलब उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। शेयर मॉडुलस। तो शेयर मॉडुलस हमने क्या पढ़ा था कि ये किसकी वजह से होता है, शेयरिंग स्ट्रेस। अगर आप कोई, आपके पास एक सॉलिड है, अगर आप उसको यहाँ पे फोर्स लगाते हो तो ये क्या कर जाएगा, ऐसे करके डिफॉर्म करने लगेगा अपने आप को। आया कि नहीं बात है, ऐसे करके अपने आप को डिफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सम सॉर्ट ऑफ थीटा का चेंज होगा। अगर इसको एल माने, अगर इसको एक्स माने, तो मैंने यहाँ से स्ट्रेस कितना निकाला था, याद करो, tan थीटा निकाला था। बोला था अगर पैरेक्शियल एंगल है तो tan थीटा के बराबर रहेगा। और कहीं ना कहीं इसको हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर, जो कि x है अपॉन l। आया बात समझ में, इतना तो लिखा था। अभी शेयर मॉडुलस, तो हमने इसको पढ़ा भी था। शेयर मॉडुलस को हम किससे लिखते हैं, जी से लिखते हैं। ये क्या होता है आपका, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। भैया बराबर ना, यही तो पढ़ के आया था हमने जी। डन। यहाँ पे शेयर स्ट्रेस कितना है, भाई देखो बताओ शेयर स्ट्रेस कितना है। स्ट्रेस हमेशा उतना ही रहेगा, आप जितना लगा रहे हो, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन कितना हो रहा है, थीटा था ना यहाँ पे, क्या बात है समझ आ रहा है, थीटा हमने पढ़ा था ना, थीटा कितना था यहाँ पे, थीटा। अभी देखो अगर आप यहाँ पे क्या था, स्ट्रेन आपका थीटा था, या फिर चाहे तो एक्स बाई एल लिखो, फिर उसको थीटा लिख दो, घुमा फिरा के बात एक ही है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, एफ बाई ए थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, एफ बाई ए थीटा। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका शेयर मॉडुलस। डन। अगर आप इसको ऐसा भी लिख देते हो ना कि सर ये तो नहीं हुआ, अगर आप इसको ऐसा भी लिख देते हो, एनी हाउ मैं इसको प्रेफर करूँगा, आप लिखते हो फोर्स पर यूनिट एरिया आपका अप्लाइड स्ट्रेस था, ठीक है, शेयर स्ट्रेस था। आपका स्ट्रेन कितना हुआ, एक्स अमाउंट ऑफ चेंज हुआ बाई एल, मतलब इसी लेंथ को आप बोल रहे हो, कुछ भी बोलो, ठीक है, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे,
कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, आप इसको मत देखो, आप बस इसी पार्ट को देखो। जीत गया शेयर स्ट्रेस बाई शेयर स्ट्रेन। स्ट्रेस मैंने कितना फोर्स अप्लाइड किया, थीटा क्या है, कितना चेंज यहाँ पे हुआ जो मैंने थीटा के टर्म पे निकाले थे तब हमने। डन है बात है, जो हमने थीटा के टर्म पे क्या हो गया भाई, थीटा के टर्म पे हमने निकाला था, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे स्ट्रेन थीटा हुआ। उसके बाद जस्ट मैंने सिंपल सॉल्व आउट किया, मेरे पास आ गया बल्क शेयर मॉडुलस कितने बराबर आ गया, एफ बाई ए थीटा। यहाँ तक बात है क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड देखते चलो। अभी देखो यहाँ पे एक रिलेशन आया है यंग और शेयर मॉडुलस का। मैंने बताया था आपका जो बल्क मॉडुलस है वो किसके बराबर, देखो मैंने बताया था शेयर करना है, शेयर मतलब शेयर करना है, शेयर फोर्स लगाना है या फिर आपको टेंजेंशियल लगाना है। आया बात समझ में, शेयर करना है टेंजेंशियल लगाना है। तो आप क्या करते हो, सिंपल सी बात है, अगर आपको इस रॉड को खींचना है तो ऐसे खींच लो, ऐसे खींच लो, या फिर ऐसे दबा लो, ऐसे दबा लो। यहाँ तक बात है क्लियर। ऐसे ही कर सकते थे हम, ऐसे ही करके हम क्या करते थे, अप्लाइड फोर्स फोर्स अप्लाई कर रहे थे, उसकी वजह से क्या होता था, डिफॉर्मेशन होता था। यहाँ तक बात है क्लियर। और मैंने बताया था अगर आपको कोई चीज़ का वॉल्यूम कम करना है, क्या करना है, कोई चीज़ का वॉल्यूम कम करना है, तो वो कौन कर सकता है, वो बस लौता है एक चीज़, क्या है वो खाली प्रेशर कर सकता है आपका। कौन कर सकता है, खाली प्रेशर। एक मिनट रुको भाई, मैं ज़रा बंद करके आता, तो बहुत साउंड आ रहा है बाहर से। हाँ ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे, अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ऐसे लंबा लंबा खींच सकते हैं, तो इस कोई चीज़ को लंबा खींचना हो या फिर कोई चीज़ को ऐसा अगर खड़ा है उसको अगर ऐसे झुकाना हो इस तरफ, ठीक है ना, पुष्पराज की माफी अगर झुकाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे ना। लेकिन अगर कोई चीज़ को आपको दबाना है, दबा के छोटा करना है, तो आप क्या अप्लाई करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे। इसीलिए रिलेशन हमेशा यंग मॉडुलस और शेयर का बनता है। क्यों, यंग किसके लिए बताता है, टेंजेंशियल, वो सब के लिए बता रहे हैं। यंग याद है ना, यंग्स लॉन्गिट्यूडनल की बात करता है, और अपना जो शेयर किसकी बात करता है, टेंजेंशियल की बात करता है। तो इसीलिए इन दोनों का रिलेशन बनता है खाली। आया बात समझ में। तीसरे वाले का जो बल्क है उसके साथ नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो अपना जो रिलेशन निकला है शेयर मॉडुलस का, वो क्या होता है, ये सब एक्सपेरिमेंटली निकाल गया था, ठीक है। बहुत सारा वैल्यूज निकाले, जैसे पता है ना पाई का मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर। तो सबने क्या किया, सर्कल बनाया, बैठ बैठ के सर्कल बनाया, सर्कल बनाते गया, बना के क्या किया, इसका सरकमफ्रेंस को नापते गया, रस्सी से नापा, डायमीटर भी नापा। आया बात समझ में। क्या किया, सर्किल का सरकमफ्रेंस को नापा, फिर डायमीटर को नापा, फिर इसके सरकमफ्रेंस को नापा, डायमीटर नापा, सरकमफ्रेंस नापा, डायमीटर नापा। फिर जब इसका रेशियो बनाया तो देखा भाई हाँ भाई कहीं ना कहीं ये सेम आ रहा है, 3.14 आ रहा है। तो इसको बोल दिया भाई ये क्या है, पाई है आपका। ठीक, उसी तरह है उसने क्या, इन्होंने क्या किया, जो यंग मॉडुलस और शेयर मॉडुलस का रेशियो है, मतलब जो भी रिलेशन है, वो क्या था, एक्सपेरिमेंटली ड्राइव किया गया था। कैसे ड्राइव किया गया था, एक्सपेरिमेंटली, समझ रहे हो ना, मतलब फैक्चुअल माफिक है कि हाँ भाई आप करोगे तो ऐसा ही कुछ रहेगा। और इसका रिलेशन होता है G इजिकल टू y/3। आपका G क्या होता है, आपका ये आपका शेयर मॉडुलस होता है, इजिकल टू क्या होता है, बल्क मॉडुलस बाई 3। आया बात समझ में। कुल मिला के कहना ये चाहता है, अगर आप इसको ढंग से लिखो तो 3G इजिकल टू y लिख सकते हो ना, 3G इजिकल टू y। तो आप कह सकते हो जो आपका जो यंग मॉडुलस होता है, या फिर मतलब जो टेंजेंशियली जो डिफॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है, 3 गुना ज़्यादा फोर्स का आपका ज़रूरत पड़ेगा कंपेयर टू आपका उसका जो G का होता है। चलो ये सब बातें क्लियर है, छोड़ो ये सब, ये इसका बेसिक रिलेशन है, प्रैक्टिकली निकाला गया था और कुछ नहीं। डन। अब आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं बल्क मॉडुलस की ओर। तो पहला बात, बल्क मॉडुलस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। और मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई चीज़ पानी के अंदर रखा जाए तो वो जो स्ट्रेस लगाएगा वो कौन सा स्ट्रेस, क्यों होगा भाई, प्रेशर की वजह से होगा। क्या होगा, प्रेशर के वजह से होगा। ये तो बस बेसिक फंडा है, एकदम डन है। इसको डी से भी नोट करते हैं, मैथमेटिकली अगर लिखें तो मैंने क्या बताया था, ये किसके बराबर रहेगा आपका, ये रहेगा आपका क्या बोलेंगे, जिसके हम क्या बोल देंगे, प्रेशर बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख नहीं देना कि कौन सा स्ट्रेस है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लिख नहीं देना, प्रेशर अपॉन कितना चेंज हुआ है, चेंज कितना होगा, डेल वी बाई वी। अच्छा रुको, पूरा लिखते रुको, मिट लेते हैं एक बार इसको भाई, मिट गया। हाँ, प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यही था ना अपना फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे जो प्रेशर P लिख दिया हमने, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा, चेंज अपॉन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अभी देखो अगर आप कोई चीज़ को पानी में रखोगे ना, कोई चीज़ को पानी में रखोगे तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और हम यहाँ पे छोटा होने को पॉजिटिव समझते हैं कि हाँ भाई ये छोटा हो रहा है मतलब पॉजिटिव है, अपना नेचर है। आया समझ में। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ ये जो पहले का जो वॉल्यूम था, अगर मैं इसका चेंज इन वॉल्यूम निकालूँ, ये चेंज हम लोग कैसे निकालते हैं,
अभी कितना है, स्मॉल वी अभी V2 है, समझ लो अभी V2 है, पहले कितना था, पहले V1 था ना। तो अगर मुझे चेंज निकालने में क्या लिखूंगा, अभी कितना है अपॉन पहले कितना था। ऑब्वियसली अभी जो भी वॉल्यूम होगा, अभी जो भी, अगर अभी V2 मान लो 80 है तो पहले कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। तो यहाँ पे 80 माइनस 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, -20 का चेंज हुआ ना, -20 मीटर या सेंटीमीटर क्यूब का चेंज हुआ ना। तो लेकिन पॉइंट क्या है, हम कोई चीज़ छोटा होने को क्या समझते हैं, पानी के अंदर रखे तो छोटा हो गया, मतलब क्या है, हाँ भाई पॉजिटिव नेचर है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे जो आपका बल्क मॉडुलस है उसे हमें पॉजिटिव दिखाने के लिए, क्योंकि एनी ऑफ वैल्यू नेगेटिव में आएगा यहाँ पे, तो मुझे इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बताने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा माइनस लिखना पड़ता है। होगा क्या, जब आप यहाँ पे डेल्टा वी का वैल्यू आप यहाँ पे -20 जब पुट करोगे ना, आपका ओरिजिनल वॉल्यूम 100 था, लेकिन हम क्या समझते हैं बल्क मॉडुलस पॉजिटिव नहीं हुआ, तो नेगेटिव कहीं ना कहीं कैंसिल होगा ना। नेगेटिव को कौन कैंसिल करेगा, ये जो माइनस लिखा है मैंने वो कैंसिल करेगा। और ये क्या बताएगा आपका प्रेशर, जो कि आपका प्रेशर क्या था, आपका यहाँ पे प्रेशर क्या था, आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस था। मैंने बताया कि ऐसा अगर आपको वॉल्यूमेट्रिकली अगर कोई चीज़ को छोटा करना है तो एक ही तरीका है, आप उस पर क्या लगाओ, प्रेशर लगाओ, और तो कोई तरीका है नहीं ना, नहीं तो एक कोना मारोगे वो कोना से निकल जाएगा, वो कोना से निकल जाएगा। अब अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना लिखा मैंने, डेल्टा वी बाई वी, डन है। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये क्या बताता है आपको, कि यहाँ पे जो आपका चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो नेगेटिव आएगा, उसको हमें पॉजिटिव में बताना है, क्योंकि हम पानी के अंदर कोई चीज़ रखने पर अगर वो सिकुड़ जाए तो हम उसको पॉजिटिवनेस समझते हैं। आया बात समझ में, तो इसको बढ़िया से लिख दोगे तो कितना आ जाएगा, इसको बढ़िया से लिख दोगे तो अपने पास आ जाएगा माइनस प्रेशर वॉल्यूम बाई चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ तक बातें क्लियर है, डन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। तो पहले बात कर लेते हैं एक चीज़ की, जो बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस। अब देखो सेम, अगर आप याद करोगे बल्क मॉडुलस का फंडा क्या बताया था, बल्क मॉडुलस अपना बी है, बी को कैसे निकाला था अपने, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, याद है ना, है कि नहीं भाई, स्ट्रेस इज इक्वल टू बी स्ट्रेन, ऐसे करके निकाले थे ना आपने। तो यहाँ पे जो बी आया था, बी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बताता है। रेजिस्टेंस किस चीज़ का, रेजिस्टेंस अपना वॉल्यूम चेंज करने का, रेजिस्टेंस अपने किसका, यहाँ पे बल्क की बात कर रहा है तो किस चीज़ का चेंज है, रेजिस्टेंस टू क्या, वॉल्यूम चेंज। ये किस चीज़ को रेजिस्ट करेगा, वॉल्यूम चेंज को। तो आप बताओ वॉल्यूम, अगर मैं आपको बताऊँ आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है और एक गैस है, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम चेंज नहीं करना कौन चाहेगा, ऑब्वियसली सॉलिड नहीं चाहेगा। तो इसीलिए जब भी हम बल्क मॉडुलस लिखते हैं तो बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड पहले लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, सॉलिड वॉल्यूम चेंज करना ज़्यादा नहीं चाहेगा, बराबर ना। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद अपना लिक्विड है वो नहीं करना चाहेगा, उसके बाद गैस। तो कहीं ना कहीं अगर इसको नंबर में लिखे, जो एनीहाउ ऐसा नंबर होगा नहीं, अगर नंबर में लिखें तो समझ लो कि 99% कौन सॉलिड चेंज नहीं करना चाहता है। आया बात समझ में। लिक्विड कितना, हाँ भाई 80% हम चेंज कर लेंगे, बराबर ना, 80% हाँ भाई चेंज कर लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। गैस का कितना है, 50%। आया बात समझ में। तो इस हिसाब से देखोगे तब भी ये ग्रेटर आएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है, एनीहाउ परसेंटेज में नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, ये आपको बताता है कि कितना आप कोई चीज़ को कंप्रेस कर सकते हो, डन। अगर जैसे याद करो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते थे, याद आया ना। उसी तरह यहाँ पे अगर आपका बल्क मॉडुलस क्या है, बल्क मॉडुलस अगर रेजिस्टेंस होता तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता, उसका उल्टा होता। आया बात समझ में। अभी देखो कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसको हम लोग इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, तो आप बताओ गैस को इजीली कंप्रेस कर लोगे कि सॉलिड को, ऑब्वियसली गैस को। तो अगर हम लोग कंप्रेसिबिलिटी लिखेंगे जिसको हम के से लिखते हैं तो क्या होगा, देखो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड इज वेरी लेस। इसका मतलब क्या है, इसको आप ना के बराबर कर सकते हो, मतलब समझ लो ना, बिल्कुल कंप्रेस नहीं होगा, लेकिन लिक्विड को कर सकते हो थोड़ा बहुत, गैस को बहुत ज़्यादा कर सकते हो। आया बात समझ में। या फिर इसको अगर आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, मतलब अगर आप लिखो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस, गैस को मैं ज़्यादा बढ़िया से कंप्रेस कर सकता हूँ, उसके बाद मैं लिक्विड को कर सकता हूँ कंप्रेस इजीली। उसके बाद अगर मुझे दुविधा आ गया, जो करने का तो शौक नहीं है, उसके बाद मैं सॉलिड को भी ज़्यादा कंप्रेस, मतलब एंडिंग में कर सकता हूँ, ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, उल्टा होता है किसका, आपका बल्क मॉडुलस का। और बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, शेयर मॉडुलस क्या बताता है, रेजिस्टिविटी, कि वो कितना चेंज नहीं करना चाहता है, उसके रेजिस्टेंस को बताता है वो चीज़ें। क्या है, बातें क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है पॉइजन का रेशियो। अब भाई देखो ये पॉइजन और जहर नहीं है, ये कुछ और है। देखो यार ये सारे चैप्टर से हट के, डन। तो ये क्या है, एक सिंपल रेशियो है। इसने क्या किया, थोड़ा चीज़ों को एडवांस समझा। अब देखो ज़रा,
अभी मेरे पास मान लो, आप समझो यहाँ पे ज़रा, समझो खाली, अभी मान लो मेरे पास एक टुकड़ा है, डन। अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊँ, क्या लगाऊँ, अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊँ तो फोर्स लगाने बाद क्या एक ऐसा लंबा होगा जो इतनी देरी हम पढ़े, ऐसा लंबा होगा? नहीं होगा। असल में वो कैसा लंबा होगा, फोर्स लगाओगे तो कुछ ऐसा करके लंबा होने लगेगा वो। आया समझ में? क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा करके लंबा होगा। मतलब क्या है, बगल में नीचे क्या हो जाएगा, पतला होते रहेगा। आपने प्रैक्टिकली देखा भी होगा, बीच में से क्या होता है, पतला होने लग जाता है, एकदम ऐसा करके होगा। तो इसी के रेशियो को बताते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये जो सीधा सीधी जो हम खींच रहे हैं ना, ये जो हम सीधा सीधी खींच रहे हैं, जो सीधा सीधी खींच रहे हैं ना, इसका नाम हमने क्या दिया था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हम लगा रहे थे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हम लगा रहे थे, डिफॉर्मेशन का नाम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोला था। अगर आप देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका जो डायमीटर वाला पार्ट है ना, जो ये डायमीटर वाला पार्ट है, वो भी कहीं ना कहीं कम हो रहा है ना। तो यहाँ पे भी तो एक डिफॉर्मेशन हो रहा है ना। इसको हमने क्या बोला, ये ट्रांसवर्सल डिफॉर्मेशन। क्या है, ट्रांसवर्सल डिफॉर्मेशन। डन। तो आपका जो पॉइजन का रेशियो है वो क्या बताता है कि कितना ट्रांसवर्सल डिफॉर्मेशन हुआ है अपॉन कितना लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन। अगर आप देखो, जब मैंने इसको लंबाई से खींचा तो इसका लेंथ पहले तो L था, उसके साथ थोड़ा बहुत लेंथ भी बढ़ गया। अब पहले क्या था, B अमाउंट ऑफ डायमीटर था, अब क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, ये छोटा हो गया पहले से ना। तो पॉइजन का रेशियो क्या बताता है आपको, पॉइजन का रेशियो आपको क्या बताता है, ये बताता है कि भाई कितना ट्रांसवर्सल स्ट्रेन हुआ है। तो कितना ट्रांसवर्सल स्ट्रेन हुआ है यहाँ पे देखो, dB। स्ट्रेन कैसे लिखते थे, कितना चेंज हुआ है अपॉन कितना पहले था, dB/B। ट्रांसवर्सल स्ट्रेन मैंने लिख दिया। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो आपको सबको लिखना आता है, कितना चेंज हुआ है फिलहाल, dl अमाउंट ऑफ चेंज हुआ है। पहले कितना था, L था। आया बात समझ में, आया कि नहीं? तो बस इसको आप लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, dB/B इंटू L/dl। ये हो गया आपका पॉइजन का रेशियो, एकदम स्वीट एंड सिंपल। डन। अब आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको पहले लेंथ L मान लो, एक हमने अभी तक माना नहीं है तो L लेंथ ही मानेंगे। अब देखो, जब मैं कोई वायर को ऐसे रखा हो, जब मैं इसको स्ट्रेच करूँगा तो देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रेच क्या किया है, मैंने यहाँ पे मान लो स्मॉल l स्ट्रेच किया है। क्या किया है, स्मॉल l अमाउंट ऑफ स्ट्रेच किया है। जब मैंने इसको स्ट्रेच किया तो इसके अंदर क्या हो गया, कुछ देखो इलास्टिक पोटेंशियल, ठीक है, प्लास्टिक नहीं है भाई, है इलास्टिक है, मतलब इलास्टिक रीजन में वैलिड है, उसके बाद में वैलिड नहीं है। डन। खाली इलास्टिक पोर्शन, मतलब इलास्टिक पोर्शन है, जो इलास्टिक पोर्शन होता है ना, उसी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। आया बात समझ में? तो अब देखो, ये मैंने L अमाउंट ऑफ एक रॉड है, कुछ स्प्रिंग कुछ लिया होगा, उसके बाद मैंने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है। कौन सा फोर्स लगाया बताओ ज़रा, कमेंट में बताना कि एंडिंग में कौन सा फोर्स लगाया था। फिर इसमें L अमाउंट ऑफ लेंथ इंक्रीज हुआ, तो इसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ। तो हमने कहीं ना कहीं पहले पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब क्या है, वर्क और एनर्जी क्या है, सेम है। अब देखो, जब मैं इस चीज़ को लंबा करूँगा, खींचूंगा, तो ये मूव तो नहीं करेगा ना, वहीं पे रहेगा। तो इसके अंदर कौन सा एनर्जी स्टोर्ड होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा। आया बात समझ में? तो इसलिए इसको पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं हम। अब वर्क और एनर्जी अगर सेम है तो हम अगर वर्क निकालेंगे तो हमें एनर्जी पता चल जाएगा, जो कि हम लोग हमेशा निकालते हैं। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ या ना भाई बताओ जरा। अगर यही होता है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो फोर्स किसके टर्म पे लगा रहा हूँ, स्ट्रेस के टर्म पे लगा रहा हूँ ना। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स, या फिर मैं सीधा क्या बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, स्ट्रेस लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ, स्ट्रेस। और कौन सा स्ट्रेस है वो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। कौन सा स्ट्रेस लगा रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। किसके बराबर होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बराबर होगा। ये पार्ट हमने पहले भी किया है, फिर से एक बार रिकैप करवा दे रहा हूँ, और कुछ नहीं। तो लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस है अपना, वो क्या रहेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया इजिकल टू, यहाँ पे के आएगा। लंबा खींच रहे हो तो के की जगह क्या लिखोगे, यंग मॉडुलस। स्ट्रेन कितना हुआ है, स्ट्रेन L अमाउंट ऑफ चेंज हुआ अपॉन पहले कितना था, कैपिटल L था। तो यहाँ से फोर्स निकाल लो, तो फोर्स कितना आ जाएगा यहाँ पे, Y यंग मॉडुलस, A आया चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, ये लिख दिया। तो अब निकालो वर्क, अब निकालो वर्क, वर्क निकाल लो, या फिर इसको आप एनर्जी कह दो, बात क्या है, सेम ही है। वर्क क्या होता है, फोर्स। फोर्स कितना निकाला हमने, यहाँ से फोर्स कितना निकाला, Y A स्मॉल l बाई L। डिस्प्लेसमेंट, अभी आप यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो
अभी देखो आपका एक ही बार में ऐसे खींच दोगे, अब धीरे 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 खींचोगे ना, मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, ये जो पूरा जो एल आपने जो पूरा एल जो खींचा है ना, आपने जो पूरा एल खींचा है, आपने इसको कैसे खींचा है, छोटे 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 पार्ट कर करके खींचा है ना। तो मैं बोल सकता हूँ हाँ, डिस्प्लेसमेंट मैंने छोटा छोटा कर कर कितना पूरा किया है। अब मैंने कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट किया है, स्टार्टिंग में क्या 0 से शुरू किया और ये जो एल अमाउंट ऑफ एल तक मैंने इसको खींचा है। आया बात समझ में, तो मैं इंटीग्रेशन लिख दूंगा 0 टू स्मॉल एल। यहाँ तक बातें समझ आया, डन। अब देखो फिर से बता देता हूँ एक बार, ये जो छोटा सा ये जो लेंथ है ना, इसको मैंने कैसे कंप्लीट किया, छोटा 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 करके मैंने कंप्लीट किया था, छोटा छोटा डीएल 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 करके। तो मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट मैंने डीएल डीएल करके किया। ऐसा तो नहीं ना कि अचानक कोई भगवान के माफिक अचानक अगर मैं ऐसा भी खींचूँ तो मुझे कुछ टाइम तो लग रहा है ना हाथ को घुमा मतलब खींचने में, तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में मैंने किया है ना डीएल 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 करके। और कहाँ से कहाँ तक किया, 0 टू एल तक किया है। यहाँ तक बातें क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे मैंने चेंज किसको कर रहा हूँ, मैं इस लेंथ को ही तो चेंज कर रहा हूँ ना वेरिएबल हिसाब से, तो उसको अंदर रखो, बाकी सबको बाहर बाहर फेंक दो एकदम सीधे बाहर। तो क्या बच जाएगा 0 टू एल और यहाँ बचेगा स्मॉल एल, एल बाई डी, सॉरी डी एल कहाँ से आ गया भाई, ओके एल डी एल। अभी आपको इंटीग्रेशन पता है ना, कोई भी चीज़ अगर आप x का इंटीग्रेशन करोगे क्या होता है, x टू द पावर n+1 बाई n+1। आप 12th में बढ़िया से सीख जाओगे पूरे। अभी फिलहाल आप देख लो, तो कहीं ना कहीं हम इसको ऐसा लिख सकते हैं y a बाई एल। इसका इंटीग्रेट करेंगे कितना आ जाएगा, इसके पावर भी 1 है ना, तो कहीं ना कहीं इसको भी लिख देंगे हम एल स्क्वायर बाई एन। कितना है, एन कितना है यहाँ भी एन है। अगर आप इसको यहाँ पे कंपेयर ही करो, जैसे यहाँ पे 1 था ना, इसका पावर क्या है, एल का पावर 1 है, तो इसको करोगे तो क्या आएगा, एल का पावर 1+1 बाई 1+1, तो क्या एल का पावर 2, एल स्क्वायर बाई 2। सेम यहाँ पे भी एल स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो कितना आ गया मेरा, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, अब देखो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, 1/2 वाई ए, क्या कर दिया भाई, वाई ए एल स्क्वायर बाई एल। अब सुनो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसको जस्ट अरेंज कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस अरेंज कर रहा हूँ, देखते रहो। वाई को मैंने यहीं पे रखा, डन। अब मैंने क्या किया, मैंने एल स्क्वायर को यहाँ रखा, ए वाला एल को यहाँ रखा और एरिया को मैंने यहाँ रखा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैंने इसको अरेंज किया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। आपका यहाँ तक आंसर सही है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, किस किस से, कैपिटल एल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी करने वाला हूँ किससे, कैपिटल एल से, डन है। उसका फ़ायदा क्या है अभी आपको पता चल जाएगा, डन। तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, रुक जाओ फिर। तो मल्टीप्लाई करने वाला हूँ किससे, मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे किया था, एल से करने बोला था। तो इजिकल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, u इजिकल टू 1/2, साथ में ये y तो था बराबर एल स्क्वायर बाई एल, ये तो ऑलरेडी था, है ना, इंटू यहाँ पे जो ए भी रहेगा। और मैं एक्स्ट्रा किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई, देखो भाई मैं एक्स्ट्रा किससे मल्टीप्लाई करने वाला था, एक्स्ट्रा मैं करने वाला था, अरे भाई इसको लगता है चेंज करना पड़ेगा, ओके ब्लैक, किससे करने वाला था, एल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने वाला था, डन है ना। तो ये मैं करने वाला था। अब ज़रा आप देखो, अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, u इजिकल टू 1/2 इंटू वाई, ए तो स्मॉल एल का स्क्वायर था ही, ए कैपिटल एल और ए कैपिटल एल मिलके एक एल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे एरिया और कैपिटल लेंथ, डन। अभी देखो एल स्क्वायर मतलब क्या है, डिफॉर्मेशन बाय ओरिजिनल, डिफॉर्मेशन बाय ओरिजिनल, ये क्या बन जाएगा, अब बताओ, खुद बताओ क्या बन जाएगा, हाफ ये हो गया मेरा यंग मॉडुलस, डिफॉर्मेशन लेंथ का डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल क्या बन जाएगा आपका, स्ट्रेन नहीं बनेगा तो स्ट्रेन का होल स्क्वायर, और एरिया इंटू लेंथ क्या कहलाएगा आपका, वॉल्यूम। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो एक फॉर्मूला बन गया। अब देखो इसको और थोड़ा चेंज किया जा सकता है, हाफ, इसको भी थोड़ा कम कर लेते हैं, हाफ। अब देखो ये जो y क्या है आपका, यंग मॉडुलस है कि नहीं, यंग मॉडुलस क्या होता है आपका, स्ट्रेस, क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन
स्ट्रेन, डन। और यहाँ पे क्या है, स्ट्रेन का स्क्वायर और साथ में वॉल्यूम। तो यहाँ से एक स्ट्रेन, यहाँ से एक स्ट्रेन कट जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप यू किसके बराबर लिख सकते हो, हाफ ऑफ स्ट्रेस साथ में स्ट्रेन और साथ में इसका वॉल्यूम, मिल जाएगा आपको पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये बातें आपको क्लियर है यहाँ तक, डन। ये सिंपल डेरिवेशन है, अगर आप यहाँ तक करोगे ऊपर तक तब भी चलेगा, डन है। तो दोबारा चल जाते, बैक जाते हैं। ओके, हाँ तो डन है। तो इसके साथ होता है टॉपिक खत्म, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने यहाँ पे एंडिंग में जो भी डेरिवेशन किया था उसको मैं एक और बार लिख देता हूँ, मार्कर। ओके, तो हमने जो पोटेंशियल एनर्जी निकाला था यहाँ पे ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना था, हाफ ऑफ वाई ए एल स्क्वायर बाई एल। तो इलास्टिक पोटेंशियल, हाँ लिख दे भाई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था अपने पास, हाफ वाई, देख लेते फिर से, हाफ वाई ए एल स्क्वायर, हाफ वाई ए एल स्क्वायर बाई एल। फिर इसको हमने किससे, एल एल से किया था, याद है ना, एल एल से किया था, एल एल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था। तो हमारे पास एक एडवांस इक्वेशन क्या आ गया था, हाफ ऑफ वाई, साथ में क्या गया था यहाँ पे, स्ट्रेन का स्क्वायर और वॉल्यूम, ये आया था हमारे पास। उसके बाद हमने जब इसको तोड़ लिया था, जब इसको मैंने यंग मॉडुलस को स्ट्रेस बाय स्ट्रेन में तोड़ा था, तो मेरे पास और एक फॉर्मूला क्या आया था, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन और साथ में वॉल्यूम का मल्टीपल, डन। तो यहाँ पे होता है आपका पूरा चैप्टर ख़त्म एकदम क्रिस्टल क्लियर के साथ। तो आप बताओ कैसा लगा आपको ये वीडियो, और कमेंट बॉक्स भाई पूरा आपका है भाई, मोटिवेशन मिलता है यार। एक तो भाई बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपने ही काम में काफ़ी ज़्यादा इंगेज होता हूँ। तो अभी मैंने कंफर्म किया है कि भाई अभी से मैं पढ़ाऊँगा, एकदम रेगुलर पढ़ाऊँगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप चैनल को एकदम बढ़िया से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके सारे डाउट सारे क्वेरीज में कंप्लीट करूँगा, डन है। अभी मेरे पास काफ़ी सारे फ्री टाइम है तो मैं करते रहूँगा, अगर नहीं भी है तो भी मैं निकाल के करूँगा आपके लिए, डन। भाई मोटिवेशन मिलता है भाई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को भाई सब्सक्राइब बराबर करना, अनसब्सक्राइब करे जाना नहीं यार, अच्छा नहीं लगता है भाई, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है बड़ी, बाय, टेक केयर।